रेल पर बैठे अपनी ओर ही आते हुए देखा था। क्या वह हमें अपने साथ लेकर नहीं गए? तो उसकी बात सुनकर अर्बिका बोली, अरे यार तुम लोग इतनी सी स्पीड से ही घबरा गए। अभी तो मैंने फुल स्पीड में भी गाड़ी नहीं चलाई थी। वही उसकी बात सुनकर बामिका और अंश उसे आंखें फाड़ कर देखने लगे कि क्या इससे भी तेज कोई स्पीड होती है। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। ये सुनकर अंश और बामिका कार से बाहर निकलते हैं। वहीं जैसे ही वे कार से बाहर निकलते हैं, बामिका तो बाहर निकलते ही उल्टी करने लगती है। वही अंश को अभी भी चक्कर आ रहे थे। उनकी हालत देखकर अर्बिका अपने कंधे उचकाती है, जैसे कह रही हो इसमें मेरी क्या गलती। वही जैसे तैसे वे दोनों अपने आप को संभालते हैं और एयरपोर्ट के अंदर जाकर गढ़पर काश को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी कार में अयान, सौम्या, अर्जुन और अयांश बैठे हुए थे। वही इस समय अयान कार ड्राइव कर रहा था। वही कार में बैठी हुई सौम्या इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए वह बड़ी ही खुश होकर अयान की तरफ देखकर बोली, यह सब कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है ना, सचमुच मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वही इस समय सौम्या बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। ये देखकर हमारा अयान उसे प्यार से देखने लगा। सचमुच अब उसके परिवार में रहते सौम्या बहुत बदल गई थी। पहले तो वह हमेशा दरिद्री रहती थी और स्माइल भी बहुत कम करती थी, लेकिन अब वह खुलकर हंसती थी और अपनी फीलिंग्स को भी अच्छी तरह एक्सप्रेस करती थी। वही हमारा अयान प्यार से अभी सौम्या को देख ही रहा था कि ये देखकर अयांश बोला, अरे भाई अपना ये रोमांस बाद में कर लेना, पहले आप ड्राइविंग पर ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो आपके रोमांस के चक्कर में हम सब सीधे स्वर सिधार जाए। तो उसकी बात सुनकर अयान होश में आता है और वह सौम्या की तरफ देखता है, जो अब अयांश की बात सुनकर चुपचाप बैठी हुई थी। ये देखकर आयन को बहुत को गुस्सा आता है अंश के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह से सौम्या उससे बात नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट में काश इस समय उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। काश यश से दूर जाने वाली थी, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालती है। आंसू पचकर वह वहां जा नहीं थी जहां उसकी फ्लाइट थी। तभी उसे अनाउंसमेंट में अपना नाम सुनाई देता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर वह हैरान हो गई, लेकिन फिर उसने उस अनाउंसमेंट को इग्नोर कर दिया। लेकिन 2-3 बार फिर से उसी के नाम की अनाउंसमेंट हुई, वह भी सरनेम के साथ। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि और वह फिर अनाउंसमेंट में बताई हुई जगह पर आ गई। वह अभी आ ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। काशू। आवाज़ सुनकर काश्मी हैरान हो गई और सामने देखती है जहां अंश इस समय दौड़ते हुए उसकी तरफ ही आ रहा था। ये देखकर हमारी काश्मी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अंश यहाँ है। उसे तो ये सब एक सपना ही लग रहा था। तभी अंश दौड़ते हुए उसके पास आकर उसे जोर से हग कर लेता है, जिससे काश तो बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस समय वह अंश के गले लगी हुई है। तभी वहां पर बामिका और आरबी भी दौड़ते हुए आते हैं। जैसे ही वे लोग काशवी और अंश को साथ देखते हैं, वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से दौड़ते हुए उनके पास आ जाते हैं। और अब तक रायजादा परिवार भी अब तक एयरपोर्ट आ गया था। जैसे ही वे अंश और काशवी को साथ में देखते हैं, वे भी बहुत खुश हो जाते हैं और उनके पास चले जाते हैं। तभी अंश काशवी से दूर होता है और उसे देखने लगता है, जिससे काश अब होश में आती है और वह अंश की तरफ देखकर हैरानी से बोलती है, जेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंश उसकी तरफ देखकर बोलता है, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ, और क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसकी बात सुनकर काशवी हैरान हो जाती है, साथ ही उसे शर्म भी आने लगती है। अंश की बात सुनकर सभी परिवार वालों ने अपना माथा पीट लिया। तभी जजी गुस्से में अंश की तरफ देखकर बोले, अब मुझे मिस्टर बीन की मूवी बैन करानी होगी ताकि इस जैसा नालायक और गधा कोई और पैदा ना हो पाए। तभी काशवी उसकी तरफ देखकर बोली, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उसकी बात सुनकर अंश काशवी की तरफ देखता है, वह भी उसी को देख रही थी। ये देखकर वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि मैं, और इसी तरह वह मैं करने लगता है। ये देखकर सभी परिवार वालों को गुस्सा आने लगता है और वे और भी ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। तभी अर्बिका अंश को धक्का देते हुए बोली, अरे आपसे कुछ नहीं होगा भैया, मैं बोलती हूँ। फिर वह काश की तरफ देखकर बोली, काश भाभी, अंश भैया आपसे ये कह रहे हैं कि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? उसकी बात सुनकर काशवी हैरान हो गई और मुंह खोले अर्बिका की तरफ देखने लगी। वही सब लोग अर्बिका को अजीब नज़रों से देख रहे थे। ये देखकर अर्बिका जबरदस्ती हंसते हुए बोली, अरे सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं कह रही थी क्या आप भैया की गर्लफ्रेंड बनेंगी? ये देखकर बामिका भी बोली, मैं भी। तो उसकी बात सुनकर अर्बिका उसे आगे करते हुए बोली, हाँ करो करो, तुम भी करो प्रपोज। वही उनकी बात सुनकर अंश उन्हें मुंह खोले देखता रह गया। तुम भी करो प्रपोज का क्या मतलब है? उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह लोग काश्मी को प्रपोज करने आए हैं या फिर मंदिर का प्रसाद लेने। तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अरे काश्मी को प्रपोज तो उसे करना था ना, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर सब कोई काश्मी को प्रपोज करने में लगा हुआ है।
सभी बामिका एक्साइटेड होकर बोली हाँ 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 अंश भैया से शादी करेगी और हमारी भाभी बेंग। वही उनकी बात सुनकर अंश बोला अरे मुझे काशवी से शादी करनी है तो मैं ही उसे प्रपोज करूंगा ना। और इतना बोलकर वो काशवी की तरफ देखकर बोला काशवी क्या तुम। इतना बोलकर वह फिर से अटक जाता है। उसे इस समय बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी और वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। ये देखकर अयान और आयांश उसे फिर से साइड करते हुए बोले तुझसे कुछ नहीं होगा गधे, हम ही करते हैं। फिर वे लोग काशी की तरफ देखकर बोले काशी क्या तुम इस गधे की गधाई मीन दुल्हन बनोगी, क्या तुम इससे शादी करोगी। वही यह सब नज़ारा देखकर एयरपोर्ट पर जितनी भी लड़कियां थी उन्हें सबको काशवी से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी कि इतने हैंडसम लड़के काश को प्रपोज कर रहे। अयान और आयांश ने इतना ही बोला था कि तभी अनुजी उन्हें धक्का देते हुए बोले अरे सब कुछ तुम ही कर लोगे क्या, हम इस घर के बड़े हैं इसलिए हम अपनी बहू को प्रपोज करेंगे। फिर वे लोग काशी की तरफ प्यार से देखकर बोली काशी बच्चा क्या तुम हमारे घर की बहू बनोगी। वही अब हमारी सौम्या भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, इसलिए वह भी अनूप जी की तरफ देखकर बोली मॉम मुझे भी अपनी देवरानी को प्रपोज करना है। तभी सौम्या काशवी के सामने जाकर मुस्कुराती हुई बोली काशवी क्या तुम मेरी देवरानी बनोगी। और इतना बोलकर वह बड़ी खुश हो जाती है और अनु जी की तरफ देखकर बोली अरे वाह मम्मी जी मज़ा आ गया, प्रपोज करके प्रपोज करने में कितना मज़ा आता है ना। तो उसकी बात सुनकर अनु जी भी खुश होते हुए बोली हाँ बेटा अब हम अंश की दुल्हन को ही ऐसे ही प्रपोज करने जाएंगे। ये बात सुनकर सौम्या और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि अब काश्मी उसकी देवरानी बनने वाली। वही काश्मी भी तो बिल्कुल हैरान थी। इतना यूनिक प्रपोजल देखकर उसने तो अंश को ही उसे प्रपोज करते हुए इमेजिन किया था, लेकिन यहाँ तो उसके सामने पूरा परिवार ही उसे प्रपोज करने आ गया था। ये देखकर वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। वही सभी परिवार वाले भी बड़ी ही उम्मीद से उसे देख रहे थे कि वह हाँ बोल दे। तभी काश अंश की तरफ देखकर बोली क्या ये सच है, क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो। तो उसकी बात सुनकर अंश ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वही उसकी हाँ सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वही अंश काशवी के गले लगाने वाला ही होता है कि तभी अर्बिका उसे धक्का देकर खुद काशवी के गले लग जाती है। वही अर्बिका जब काशवी को हक करके उससे अलग होती है। ये देखकर अंश काशवी के गले लगने फिर से जाता है, लेकिन उससे पहले ही सौम्या, अनुज और बामिका काशवी को हक कर लेते हैं, जिससे बेचारा हमारा अंश थका सा रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसकी शादी हो रही थी काशवी के साथ या उसके परिवार वालों की। वही यह सब देखकर काशवी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब महसूस कर रही थी कि उसे इतने अच्छे और प्यार करने वाले ससुराल वाले मिले हैं। इस वक्त वह थोड़ी इमोशनल भी थी। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे उसका प्यार मिल गया है। एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे वे भी इस समय हैरानी से इस पूरे परिवार को देख रहे थे। आज से पहले उन्होंने इतना यूनिक प्रपोजल कभी नहीं देखा था। अब जब अंश ने काश्मी को प्रपोज कर दिया था तो काश्मी अंश के साथ ही यहाँ से जाने वाली थी, इसलिए अंश को वही हैरान परेशान छोड़कर सारी लेडीज गैंग काश्मी को लेकर वहाँ से चली गई। वही अंश बेचारा वहीं पर थका सा खड़ा रह गया। वही जब वह महसूस करता है कि सब लोग उसे छोड़कर चले गए हैं तो वह दौड़कर उनके पास जाते हुए बोला अरे मुझे भी तो ले चलो, मैं तुम्हारी बहू का दूल्हा हूँ, मेरे बिना वह तुम्हारे घर की बहू नहीं बन पाएगी। और इतना बोलकर वह दौड़ते हुए उनकी तरफ जाने लगा और फिर वो और सभी परिवार वाले घर के लिए निकल गए। वहीं कुछ समय बाद एक खंडहर जैसी जगह में इस समय अयांश और अयान किसी किंग की तरह बैठे सामने नफरत भरी, खतरनाक और ठंडी नज़रों से देख रहे थे, जहां ऋचा को टॉर्चर किया जा रहा था। उसकी हालत इस समय बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसे पिछले 2-3 घंटों से लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। उसकी दर्द भरी चीखों की आवाज़ पूरे खंडहर में गूंज रही थी। ये सब देखकर अयान और आयांश को अजीब सा सुकून मिल रहा था। वहीं गार्ड उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे, जिससे ऋचा दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी। लेकिन अयान और आयांश पर इसका ज़रा सा भी असर नहीं पड़ रहा था। बड़े मज़े से वह सब देख रहे थे। तभी अयान अपने बॉडीगार्ड को रोकता है तो बॉडीगार्ड रुक जाते हैं। वही अयान ऋचा को देखता है जो इस समय अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। तभी अयान उसकी तरफ देखकर अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला अभी भी मौका है, बता दो कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया और तुम्हारा बॉस कौन है। उसकी बात सुनकर ऋचा रोते हुए बोली मुझे नहीं पता कि वह कौन है, मुझे तो बस फ़ोन आया था और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। कि उसकी बात सुनकर आयांश और अयान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्बिका उस समय अपने लैपटॉप में उस खंडहर का नज़ारा देख रही थी। ऋचा की बात सुनकर वह भी सोच में पड़ गई कि कौन सा दुश्मन है जो उनके और एक आंश की फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तभी वह आयान को मैसेज करती है। मैसेज पढ़कर आयान भी अपनी पिस्तौल उठाता है और सीधे वह गोली ऋचा के सर के बीचों बीच मार देता है, जिससे कुछ ही समय तड़पने के बाद ऋचा की मौत हो जाती है। वैसे तो वह लोग ऋचा को नहीं मारते, लेकिन ऋचा ने उन लोगों को जहर देने की कोशिश की।
इसलिए वह लोग उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। वही उसकी मौत के बाद अयांश और अयान राय ज़्यादा मेंशन के लिए निकल गए। वही धनबैद अर्बिका और अयांश इस वक्त कार में बैठे हुए मॉल जा रहे थे क्योंकि अर्बिका को अपने लिए कुछ सामान लेना था। उसने वामिका से भी पूछा था, लेकिन वामिका अभी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए अपने लिए सॉन्ग लिखने में बिजी थी, इसलिए वह उसके साथ नहीं जा पाए। वह अकेली ही जाने वाली थी, लेकिन अयांश अपनी प्यारी बहन के साथ वक्त बिताने का मौका कैसे छोड़ सकता था, इसलिए अयांश भी उसके साथ आ गया। वही अयांश और अर्बिका इस समय आपस में बातें कर रहे थे और उनके साथ इस वक्त कोई भी बॉडीगार्ड मौजूद नहीं था, क्योंकि यूडोन को हाई गार्ड्स के साथ कहीं भी घूमना पसंद नहीं था। उनकी कार चली ही रही थी कि तभी अचानक से एक जोर का झटका लगता है जिससे अयांश और अर्बिका हैरान हो जाते हैं। एक पल में ही उनके एक्सप्रेशन ठंडे पड़ जाते हैं, चेहरा सर्द हो जाता है। अयांश और अर्बिका खिड़की के बाहर देखते हैं, जहां से 4 गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी और वहीं से गोलियों से उन पर निशाना लगाया जा रहा था। टू बी कंटिन्यू। अयांश की ग्लड फार्म दूर। ये देखकर अयांश के एक्सप्रेशन खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि उसकी राइवल कंपनी के बॉडीगार्ड थे। अयांश एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था और इतनी बड़ी हैसियत होने की वजह से उसके बहुत सारे राइवल थे जो हमेशा उसकी जान के पीछे पड़े रहते थे। अब उसे पछतावा हो रहा था कि वह क्यों अपने साथ बॉडीगार्ड नहीं लाया। वैसे तो वह इन सबको अकेले ही मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन अपने सामने वह किसी को भी नहीं मारना चाहता था क्योंकि उसके सामने उसकी बहन थी, क्योंकि उसकी बहन बहुत मासूम थी और उसका मन बहुत ही ज़्यादा कोमल था, और अगर ऐसे में वह किसी इंसान को जान से मार दे तो हो सकता है कि अर्बिका उससे डरने लगे और उसके साथ बात भी ना करे, और यह बात वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और यह सब होने के बाद अगर अर्बिका के मन में ट्रॉमा रह गया तो, क्योंकि वह सिर्फ 18 साल की बच्ची ही थी। वह ये सब सोच रहा था कि तभी दूसरी तरफ वे लोग लगातार उनकी कार पर फायरिंग कर रहे थे। वह तो अच्छा था कि यह गाड़ी बुलेट अप्रूव थी, जिसकी वजह से अब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वही तभी एक गोली सीधे उनकी कार के टायर पर जा लगती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। लेकिन वक्त रहते ड्राइवर ने कार को संभाल लिया, लेकिन इस समय उनकी कार चलने की हालत में नहीं थी। वही उनकी कार को रुका देखकर वे सभी हमलावर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वे अपनी कार से उतरकर अयांश की कार को पूरी तरह से घेर लेते हैं। वे सभी हमलावर वही ये देखकर अयांश के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं और उसके आसपास से बेहद खतरनाक आभा निकलने लगती है। वह अर्बिका की तरफ देखकर बोलता है, प्रिंसेस तुम यही रुकना और डरना मत, तुम्हारा भाई सब कुछ संभाल लेगा। इतना बोलकर वह अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और कार से बाहर निकल जाता है। वैसे तो वह कार के अंदर रहकर भी हमला कर सकता था, लेकिन कार में उस समय अर्बिका बैठी थी और अगर वह कार से ही हमला करता तो सभी हमलावर भी कार पर ही गोलियां चलाते, जिससे अर्बिका को चोट लगने का खतरा था। इसलिए वह गाड़ी से उतर गया ताकि वह सुरक्षित रह सके। वही इस समय वह उन लोगों से बचते हुए लगातार उन सभी पर फायरिंग कर रहा था। उसका एक एक निशाना बिल्कुल सटीक लग रहा था। वही ये देखकर हमलावरों का हेड गुस्से में आ जाता है और वह अयांश के पीछे जाकर उस पर हमला करने लगता है। अयांश पीछे मुड़कर देखता है, वह भी उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी उसके सिर के बीचों बीच एक गोली आकर लगती है, जिससे वह वही हैरानी के मौके पर ही तुरंत मौत को प्राप्त हो जाता है। वही यह सब देखकर अयान हैरान हो जाता है कि उसे सेट को गोली किसने मारी। इसलिए वह उस दिशा में देखता है जहां से गोली आई थी, तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि सामने अर्बिका अपने हाथों में बंदूक लिए खड़ी थी। इस समय उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वही ये देखकर अयांश पूरी तरह से हैरान हो गया। वह कुछ कहता उससे पहले ही अर्बिका बोली, बातें बाद में करेंगे, पहले इन लोगों से निपट लें, साले लोग चैन से शॉपिंग भी नहीं जाने देते। और इतना कहकर वह गोलियां चलाने लगी, जिसे देखकर हमारा बेचारा अयांश मुंह खुले यूज देखता गया। इस समय अर्बिका किसी मौत की देवी की तरह उन सभी हमलावरों पर टूट पड़ी थी। वह लगातार एक एक को चुनचकर मार रही थी। वही उसका ये रूप देखकर हमारे अयांश को अपनी कही हुई बातें याद आने लगी। फूलों से नाजुक मासूम वह ये सब देख रहा था। वही कुछ समय बाद जब अर्बिका की गोलियों खत्म हो गई तो उसने अपनी जेब से एक स्टिक निकाली और जैसे ही उसने का बटन दबाया वह स्टिक एक धारदार तलवार में बदल गई। ये देखकर अर्बिका के चेहरे पर एक केबल स्माइल उभर आए। वह अपने खतरनाक एक्सप्रेशन लिए उन सब हमलावरों को देखती है, जिससे उन सभी लोगों की हालत पतली हो रही थी। लेकिन फिर भी वे अर्बिका पर हमला करने आगे बढ़े, जिसे देखकर वह अपनी तलवार घुमाते हुए आगे बढ़ने लगती है। वही जहां जहां से वह निकल रही थी वहां वहां सभी बॉडीगार्ड्स की लाशें गिरती जा रही थी। वही 5 मिनट में ही उसने सब लोगों को नरक पहुंचा दिया था। वही इस समय अर्बिका अपनी तलवार को देख रही थी। उस पर खून लगा देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस समय वह किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों
पर पड़ती है तो उसका मुंह बन जाता है और वह बनकर बोली, इनों की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए, अब मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा। वही आयांश जो अभी उसे सदमे में देख रहा था, जैसे ही उसकी यह बात सुनता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बेचारा इस समय कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, इस समय बिल्कुल भूत बना खड़ा हुआ था। वही अरिका उन सब डेड बॉडी को देखते हुए अयान को कॉल करती है और सब कुछ क्लियर करने को कहती है। तभी कुछ मिनट बाद उनकी कार भी आ जाती है, वह उसे कार में बैठाने जाने लगती है। तभी उसकी नज़र आयांश पर पड़ती है जो इस समय सदमे में खड़ा हुआ था। ये देखकर वह बोली, चलिए भाई शॉपिंग करने नहीं चलना। वही उसकी बात सुनकर आयांश और भी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही जब अर्बिका देखती है कि वह चल नहीं रहा तो वह आयांश का हाथ पकड़कर कार में बैठा देती है। फिर उनकी कार शॉपिंग मॉल में मिलती है। वहीं पर उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और अपनी ज़रूरत के सामान भी ले रही थी। वही इस बीच आयांश बेचारा सदमे में ही खड़ा हुआ था। उसे आसपास क्या हो रहा है उसका कोई भी होश नहीं था। उसे तो अभी अर्बिका का वही खतरनाक रोकी दिखाई दे रहा था। वही शॉपिंग करने के बाद में लोग रायजादा मैंशन वापस आते हैं। वही शॉपिंग करने के बाद में लोग राय मैंशन वापस आ गए। अर्बिका कार से उतरकर बाहर आती है और फिर कार के अंदर झांकती है, जहां अयांश सदमे में किसी मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। अभी भी उसका मुंह खुला हुआ था और वह बड़ी बड़ी आंखों से अर्बिका को ही देख रहा था। ये देखकर अर्बिका अपने बाल खुजलाते हुए मन ही मन बोली, अरे यार, भैया ने मुझे लड़ाई करते हुए देख लिया तो इन्हें इतना बड़ा शौक लग गया। पता नहीं जब इन्हें मेरी असली पहचान पता चलेगी तो क्या करेंगे, कहीं सदमे के मारे ऊपर ही ना निकलने। इतना सोचकर वह यांश की तरफ देखती है जो अभी भी आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। ये देखकर अर्बिका गहरी सांस लेती है और अयांश की तरफ देखकर बोली, भाई अब कब तक आप ऐसे रिएक्ट करते रहेंगे, अब चलिए घर के अंदर। इतना बोलकर वह उसके कंधे पर हाथ रखती है। वही अर्बिका के कंधे पर हाथ रखते ही अयांश होश में आता है और फिर वह डरते हुए अर्बिका को ऐसे देखता है जैसे वह कोई भूत हो। ये देखकर अर्बिका फिर से अयांश से बोली, भाई चलिए। वही उसकी बात सुनकर अयांश इतना ज़्यादा डर गया और वह जल्दी कार का दरवाज़ा खोलता है और वहां से बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागते हुए चिल्लाया, मम्मी। वही अर्बिका से ऐसे दूर भाग रहा था जैसे अर्बिका कोई भूत हो। वही अर्बिका भी आंखें फाड़े अयांश की हरकत देख रही थी। वही कुछ समय बाद में आए और फिर जिस दिशा में अयांश गया था उसे दिशा में देखते हुए खोए हुए अंदाज में बोली, लगता है भाई का दिमागी संतुलन हिल गया है, पागल खाने फ़ोन करूँ क्या। वही अयांश भागते हुए मेंशन के अंदर जा रहा था कि तभी वह अयांश से टकरा गया। वही अयांश को इस तरह भागते हुए देखकर अयान हैरान हो गया और उसे पकड़कर बोला, क्या हुआ, इस तरह भाग क्यों रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ा हो। वही उसकी तरफ देखकर अयांश बोलने की कोशिश करता है लेकिन बेचारे के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे सदमे के कारण, इसलिए वह अपने हाथों से इशारा करने लगता है। वही उसकी हरकतें देखकर अयान उसको अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, अब क्या तुम मेरे साथ दमशत खेलना चाहते हो। तो उसकी बात सुनकर अयांश अपना सिर जल्दी जल्दी नाम में हिलाने लगा। तो अयान उसकी हरकत देखकर इरिटेट होते हुए बोला, तो फिर तुम ये पागलों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो, भगवान ने तुम्हें अच्छी खासी जुबान दी है, उसका इस्तेमाल करो। तो उसकी बात सुनकर अयांश बड़ी मुश्किल से कोशिश करने के बाद बोला, भाई वो प्रिंसेस। वही आबी का ख्याल आते ही अयान घबरा गया और घबराते हुए बोला, प्रिंसेस क्या हुआ उसे, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। तो उसकी बात सुनकर अयांश ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला नहीं भाई प्रिंसेस। इतना बोलकर वो अपने हाथों से गन का इशारा करते हुए बोला, दिशा चिचा। फिर वो अपने हाथों को यहाँ वहाँ हिलाते हुए बोला, कटाक कटाक कटाक। और फिर वह अपनी जुबान निकालकर मरने की एक्टिंग करते हुए बोला, सब मर गए सब मर गए। प्रिंसेस ने सबको उड़ा दिया। वही उसकी ये हरकतें देखकर अयान को बड़ी बड़ी हंसी आ रही थी। हाँ, उसे पहले ही हमले के बारे में पता था और आबिका ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो यहाँ पर अयांश के मजे ले रहा था। वही उस समय अयांश पर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी कि कहा उसका ये भाई हमेशा इतना इंटेलिजेंट और डेलमेंटेड और स्मार्ट था, लेकिन अर्बिका का सच जानने के बाद वो यहाँ पर किसी पागलखाने के कैदी की तरह बिहेव कर रहा था। वही इस समय वो किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। तभी वहां पर अर्बिका आ जाती है, उसे देखते ही अयाश अयान के पीछे छुप जाता है। ये देखकर अर्बिका परेशान होते हुए बोली, भाई अब आप कब तक ऐसा बिहेव करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर अयांश डरते हुए बोला, तुम्हें फाइटिंग कैसे आती है। उसकी बात सुनकर अयान बोला, फाइटिंग मैंने नहीं इसे सिखाई है बदू, ताकि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अयांश एक बार फिर दोनों को देखने लगा जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो, क्या तुम लोग सच बोल रहे हो। उसकी बात समझकर दोनों ने सिर हमें हिला दिया। उनकी बात सुनकर अयांश को धीरे धीरे सब समझ आने लगा। तभी उसे अपनी थोड़ी देर पहले की हरकतें याद आ गई। ये सोचते ही उसे खुद पर बहुत शर्म आने लगी। वह कैसे पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। पता नहीं उसकी बहन उसके बारे में क्या सोच रही होगी, इसलिए वह अर्बिका की तरफ बड़ी ही मासूमियत से देखने लगा। तो उसे इस तरह बच्चों की तरह वेव करते देख कार्तिका के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी और साथ में उसे वह बहुत क्यूट भी लग रहा था। इसलिए वह हंसते हुए बोली, भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर अयांश खुश हो गया। वहीं कुछ समय बात करने के बाद अयान अपने रूम में चला गया।
उसके जाने के बाद अयान और अर्चिका सीरियस हो गए। तभी अयान अर्बिका की तरफ देखकर बोला कि यह काम उसी मिस्टीरियस पसंद ने अयांश के बिजनेस राइवल के साथ मिलकर करवाया था। उसी ने तुम लोगों की इन दी होगी। उसकी बात सुनकर अरबी गहरी सांस लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह मिस्टीरियस पसंद कौन है जिसे उनकी पल पल की खबर रहती थी और वह इतना चालाक था कि वह भी उसे अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। तभी अर्बिका बोली, आप फिक्र मत कीजिए भैया, अपने बिजनेस राइवल को अयांश भैया संभाल लेंगे। लेकिन आप एक काम कीजिए, आप मॉम डैड से बात कीजिए कि अब वह मेरी और मामी की रियल आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अयानश हैरान हो गया, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इस समय अर्पिका गहरी सोच में थी। उसे देखकर बताना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ अयांश का कमरा, अयांश अपने रूम में जाता है तो उसके चेहरे की स्माइल और वह इनोसेंस गायब हो जाती है। इस समय उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसके चेहरे पर बहुत ही भयानक एक्सप्रेशन थे। तभी वह किसी को कॉल करता है और कॉल पर अपनी सर और भयानक आवाज मैं बोला, मुझे अभी के अभी मेहरा की डेड बॉडी अभी मेरे सामने चाहिए। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देता है। वही इस समय उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने उस दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था जिसने अर्बिका और अयान पर हमला करवाया। एक बार को अगर वह उस पर हमला करता तो वह उसे छोड़ भी देता, लेकिन उसने उसकी बहन पर टारगेट किया तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। वही अर्बिका अयान ने अनु जी को आइडेंटिटी रिवील करने वाली बात बता दी। ये सुनकर अनु जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। वह तो पहले से ही चाहती थी कि वह अपनी दोनों बेटियों की आइडेंटिटी रिवील करें और सबको बताएं कि अर्बिका और बामिका उनकी बेटियां हैं। कुछ दिनों बाद शाम का वक्त था। इस समय रायजादा मैंशन किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था क्योंकि आज जय जी और अनु जी अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपने शक्ल में आर और बामिका को इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। ये पार्टी रायजादा मैंशन के गार्डन में रखी गई थी क्योंकि पार्टी में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके दोस्त और जान पहचान वाले ही आने वाले थे। रायजादा मैंशन का पूरा गार्डन बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था जो देखने में बेहद शानदार और लेविश लग रहा था। वही अनु और जय जी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अनु जी ने इस समय बहुत ही खूबसूरत पेस्टल कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो उन पर बेहद जच रही थी। वही जय जी ने भी उसी समय श्री पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ही हैंडसम लग रहे थे और सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। देखते ही देखते सारे मेहमान आ गए और पार्टी शुरू हो गई। हर कोई इस पार्टी शानदार डेकोरेशन और यहाँ किए गए इंतजामों की जमकर तारीफ कर रहा था। इसी पार्टी में शेख जी और मयंक जी भी आए थे। मयंक जी अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रहे थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शेख जी और बानी इतना भव्य अरेंजमेंट देखकर जलन के मारे अंदर ही अंदर सुलग रहे थे और उनका चेहरा उतरा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। वही किसी को भी यह नहीं पता था कि यह पार्टी किस लिए रखी गई है, इसलिए सभी लोग ये जानने के लिए बेहद उत्साहित थे। वही बनी को देखकर वहाँ पर लोग आपस में सुरसुर कर रहे थे। तभी एक औरत बनी की तरफ देखकर बोली, क्या यही है रायजादा खानदान की प्रिंसेस? तो उसकी बात सुनकर दूसरी औरत बोली, हाँ हाँ, मैंने भी यही सुना है। सचमुच इस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है कि यह रायजादा खानदान की प्रिंसेस है। वे सब ऐसे ही बातें कर रही थी। वही यह बातें बनी और उसकी माँ को भी सुनाई दे रही थी। वही उनकी ऐसी बातें सुनकर बनी और उसकी माँ खुशी से फूली नहीं समा रहे थे। भाई उनकी बातें सुनकर बनी के चेहरे पर घमंड साफ छलक रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि लोग उसे अपने आप से सुपीरियर मान रहे हैं और रायजादा खानदान की प्रिंसेस मान रहे हैं। लेकिन कुछ सोचकर उसके चेहरे पर टेंशन के भाव आ गए, इसलिए वह शक जी की तरफ देखकर बोली, मॉम अनुमासी ने ये पार्टी किस लिए रखी है? कहीं उन दोनों गवारों को सबसे इंट्रोड्यूस तो नहीं करवाने वाले? तो बनी की बात सुनकर शेख जी उसे तसल्ली देते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये लोग उन दोनों गवारों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाने वाले क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है और अगर करवा भी दे तो तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे उन दोनों का मेंशन में आज लास्ट दिन बन जाएगा। ये सब बोलते हुए उनके चेहरे पर एक चालाकी भरी स्माइल आ गई। तभी वहां अचानक ढेर सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और पूरे इलाके को कवर कर लेते हैं। ये सब देखकर सभी मेहमान हैरान हो जाते हैं। उसी समय वहां एकांश के मम्मी पापा और एकांश वहां पहुंचते हैं। इस समय एकांश ने ब्लैक टैक्सी पहन रखा था जिसमें वह बेहद हैंडसम लग रहा था। एकांश और उसके मम्मी पापा को देखकर वहां मौजूद बहुत से लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। पार्टी में आए जितनी भी लड़कियां थीं उन्होंने जैसे ही एकांश को देखा वे उसे देखती ही रह गई। उसकी हैंडसमनेस देखकर वे तो उस पर फिदा ही हो गई थी। वही जब बानी ने एकांश को देखा तो वह भी बेहद खुश हो गई। उसे लग रहा था कि आज वह किसी भी हाल में एकांश को अपने प्यार के जाल में जरूर फंसा लेगी। वही एकांश के परिवार को देखकर शिक जी भी बहुत खुश हो गई और वह एकांश और उसके परिवार के पास आने लगी तो उन्हें देखकर बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक लिया। ये देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया।
वही जब एकांश के परिवार ने बानी की माँ और बानी को देखा तो उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन फिर भी वह बॉडीगार्ड को उन्हें उनसे मिलने के लिए बोलते हैं तो बानी की माँ और बानी बड़े ही घमंड से सभी मेहमानों को देखती है और शांत से चलते हुए एकांश के परिवार के पास आती है। वही एकांश के पेरेंट्स को देखकर शी बोली, कैसे हैं आप लोग? मिस्टर अनमित सिंघानिया, उम्मीद है अच्छे होंगे। वही उसकी बात सुनकर बानी की माँ फैक्स स्माइल के साथ अपना सिर हमें हिला देती है। वही बानी लस भरी नज़रों से एकांश को देखते हुए बोली, कैसे हैं आप एकांश जी? और इतना बोलकर वह बड़ी घमंड भरी नज़रों से आसपास के मेहमानों को देखने लगी। वही इस समय सबकी नज़र उन पर ही थी। वही बानी की नज़र अपने ऊपर महसूस करके एकांश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी बानी की आंखें फोड़ दे। वही जब उसने बानी के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके चेहरे की एक्सप्रेशन डरावनी हो गई और वह अपनी ठंडी खतरनाक आवाज़ में ऊंची आवाज़ में बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे नाम लेकर मत बुलाया करो, क्योंकि मुझे मेरा नाम लेकर सिर्फ मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ही बुला सकते हैं। तुम्हारे साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए तुम मुझे मिस्टर सिंघानिया ही बोलो, समझी? और इतना कहकर वह उसे इग्नोर करते हुए वहां से निकल गया। वही तेज आवाज़ में ये सब बोला था जिससे सभी मेहमानों को उसकी बात सुनाई दे गई। वही इस समय लोग बानी की शक्ल देखकर हंस रहे थे। वही यह सब देखकर बानी की गुस्से में मुठ्ठियां कस गई। वही मेहमान उसे देखकर बातें कर रहे थे, अरे ये लड़की तो अपने आप को रायजादा खानदान की प्रिंसेस बताती है ना, तो क्या ये सच में रायजादा खानदान की प्रिंसेस है? मुझे देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता। देखा नहीं एकांश सिंघानिया से कैसे बात कर रही थी और यह सब बातें होने लगी। वही जिसे सुनकर बानी की माँ और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तभी स्टेज पर आयांश आया। वही इस समय उसने ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना था, उसके बाद जेल से सेट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और डिशिंग लगता। वही उसे देखकर सारी लड़कियां आए भरने लगी। तभी आयांश बोला, लेडीज़, हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपका यहाँ पर आने और हमारी खुशी में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये पार्टी किस लिए रखी है, तो हमने ये पार्टी हमारी प्रिंस को आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रखी। वही अयांश की बात सुनकर सारे मेहमान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि उन्हें रायजादा खानदान की मिस्टीरियस प्रिंसेस को देखने का मौका मिलेगा। वही कुछ लोग जिन्हें लगता था कि बनी रायजादा खानदान की प्रिंसेस है, अयांश की बात सुनकर कंफ्यूज हो गए। वही अयांश की बात सुनकर बनी और उसकी मॉम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अयांश ने इतना ही बोला था कि तभी वहां की सारी लाइट ऑफ हो गई और सिर्फ एक जगह पर लाइट जली, जिससे सभी मेहमानों का ध्यान उसी की तरफ चला गया जहां से अभी जयजी और अनु बामिका और हरिका का एक एक हाथ पकड़कर आ रहे थे। वही लोग अनु जी और जय जी के साथ दो लड़कियां देखकर कंफ्यूज हो गए, पर जैसे ही उन्होंने बामिका और अर्बिका को देखा वे लोग दंग रह गए। उन्होंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़कियां कभी नहीं देखी थी। वही बामिका और अर्बिका पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज वे बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई थी। चेहरे पर मिनिमम मेकअप में वे आज बिल्कुल किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। वही उन्हें देखकर वहां मौजूद जितने भी लड़के थे उन सब के दिल बेकाबू होकर धड़क रहे थे। वही भी उनकी खूबसूरती देखकर खुशी गई थी। कहीं ना कहीं उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन वे उनकी सुंदरता की तारीफ के बिना भी नहीं रह पा रही थी। उन दोनों ने इस समय बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस गाउन पहने थे और अपने बालों का बेहद सुंदर हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, जिसमें वे दोनों किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वही वामिका इस समय बहुत ही ज़्यादा नर्वस और डरी हुई थी, इसलिए उसने कसकर अरिका और जयजी का हाथ पकड़ रखा था। वही अरिका तो इस समय बनी के चेहरे को देख रही थी जो डर से पीला पड़ गया था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तभी वह बनी की तरफ देखकर मन ही मन बोली, ओ मेरी प्यारी सो बहन, तुम तो मेरे एक एक्शन से ही घबरा गई। थोड़ी हिम्मत रखो मेरी प्यारी बहना, तुम्हें आगे और भी झटके झेलने हैं। वही सारे गैस तो उनकी खूबसूरती में ही खो गए। वही यह सब देखकर जलन के मारे वाणी की मुठ्ठियां कस गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बामिका और अर्बिका इतनी खूबसूरत क्यों है। वह भी तो महंगे से महंगे कॉस्मेटिक यूज़ करती थी और उसने तो कई बार सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती बामिका और अर्बिका के आसपास भी नहीं थी। उसे उन दोनों की खूबसूरती से नफरत थी, इसलिए उसने पिछले जन्म में उन दोनों का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तभी वे सब स्टेज पर आ गए। वहीं हमारे एकांश बाबू ने जब बामिका को देखा तो वह भी उसे देखते ही रह गए और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह प्यार से बामिका को देखने लगे। तभी उसकी नज़र आसपास जाती है तो वह महसूस करता है कि सबकी नज़र उसकी स्वीट हॉट पर ही है। ये देखकर उसकी आंखें सर्द हो जाती है और उसकी मुट्ठियां कस जाती है। वही उन्हें यहाँ आते देखकर आयाश आगे बढ़कर जय जी को दे देता है और फिर अर्बिका और बामिका के बीच में खड़ा हो जाता है और सभी लोगों को अपनी खतरनाक नज़रों से घूरने लगता है, क्योंकि सबकी नज़र उसकी दोनों बहनों पर ही थी। वही सब बामिका और अर्बिका को देखने में खोए हुए तभी उस गार्डन में जय जी की आवाज़ गूंजती है, हेलो एवरीवन, तो आज आपका हमारी खुशी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आज मैं बहुत खुशी के साथ आपको अपनी दोनों प्रिंसेस से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ।
फिर वह अर्बिका की तरफ देखकर बोले, यह है हमारी बड़ी प्रिंसेस अर्बिका रायजादा। और फिर वह प्यार से बामिका की तरफ देखकर बोले, और यह है हमारी छोटी प्रिंसेस बामिका रायजादा। वही उनकी बात सुनकर वहां पर सन्नाटा छा गया। वही सब बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि रायजा खानदान की एक प्रिंसेस नहीं बल्कि दो प्रिंसेस है, और वह भी इतनी खूबसूरत। वही लेकिन उन लोगों ने तो कुछ और ही सुना था कि बानी रायजादा खानदान की प्रिंसेस है और वह अपने आप को इस तरह से पेश भी करती थी। वह हमेशा अनूप के साथ आए सोसाइटी पार्टियों में आया करती थी, तो क्या बानी रायदा खानदान की प्रिंसेस नहीं है? उन सबके दिमाग में अभी यही बात चल रही थी। वही जब लोग उसे रायजादा खानदान की प्रिंसेस कहते तो बानी उस बात से कभी माना भी नहीं करती थी। तो क्या बानी झूठी है? वही कुछ लोगों से बानी ने कहा था कि वह रायजादा खानदान की प्रिंसेस है, और वही लोग उसे रायजादा खानदान की प्रिंसेस मानने को तैयार रहे थे। और यह बात सुनकर उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था। वहां पर मौजूद बिजनेसमैन के लड़के तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि अब उनका चांस है रायजादा खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने का। वही सबकी गुसुरसुर शुरू हो गई। वही जय जी की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग बनी को अजीब सी मजाक भरी नजरों से देखने लगे। तभी एक औरत बनी की तरफ देखकर बोली, देखो तो इस लड़की को हमेशा ऐसे बिहेव करती थी जैसे ये रायजादा खानदान की प्रिंसेस हो, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। ये तो मिस रायजादा के आसपास भी नहीं चाहती, उनके सामने तो उनकी सवैया लगती है। उसकी बात सुनकर दूसरी औरत भी मजे लेते हुए बनी की तरफ देखकर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई, कौवा चला हंस की चाल। इतना कहकर वह बनी की तरफ देखकर हंसने लगी। उन्हें बनी का चेहरा देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। जब भी बनी हाई सोसाइटी पार्टी में आती थी वह बहुत इतराती थी, बेहद घमंड दिखाती थी और सबको ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वे उसके नौकर हो। वह हमेशा उन्हें और उनकी बेटियों को नीचा दिखाया करती थी। वही वे में लोग भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि बनी हमेशा अनुज जी के साथ आती थी और उन्हें लगता था कि बनी रायजादा खानदान की प्रिंसेस है। लेकिन सच्चाई जानने के बाद अब उन्हें बनी से जरा भी डर नहीं था, इसलिए वे अपनी सारी भड़ास निकाल रहे थे। उन सभी लेडी की बातें सुनकर बनी और शक जी का चेहरा काले कोयले जैसा पड़ गया। उसे अरिका और वामिका से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी उन दोनों को जान से मार डाले। वही शक जी सबको नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जैसे अनु ने मेरी खुशियां छीनी थी वैसे ही मैं इन दोनों मनहूसों को अपनी बेटी की खुशियां नहीं छीने दूंगी। मेरी बेटी ही रायजादा खानदान की प्रॉपर्टी की असली हकदार है, सब कुछ उसी को मिलना चाहिए। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। तभी वहां पर सौम्या और अयान एक दूसरे का हाथ पकड़े स्टेज पर आते हैं। इस समय सौम्या ने पिंक साड़ी पहनी थी जिसमें छोटे छोटे डायमंड जड़े हुए थे, हल्का सा मेकअप, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही अयान ने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, वह भी बेहद हैंडसम लग रहा था। उनके साथ काश्मी और अंश भी स्टेज पर आए। काश्मी ने डार्क ग्रीन कलर का बेहद खूबसूरत गाउन पहना था और अंश ने उसी से मैच करता हुआ 3 पीस सूट। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। तभी अनुज और जय जी ने एकांश को भी स्टेज पर बुला लिया। उन्हें देखकर रायजादा परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन सारे गेस्ट अयान और अंश के साथ लड़कियों को देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों को तो डर भी लगने लगा कि कहीं जो वे सोच रहे हैं वही सच ना हो, क्योंकि वे अपने बेटों बेटियों को इस पार्टी में इसलिए लेकर आए थे ताकि उनका रिश्ता रायजादा परिवार से जुड़ सके। तभी जैगी जी ने उनके ख्यालों पर पानी फेरते हुए कहा, तो आप लोग मेरे दोनों बेटों से तो मिल ही चुके होंगे। फिर सौम्या की तरफ देखकर बोली, यह है मेरे बड़े बेटे अयान की पत्नी मिज सौम्या अयान रायजादा। उनकी बात सुनकर कुछ लोग बहुत खुश हो गए तो कुछ कम मुंह बन गया। फिर जैकी जी काशवी की तरफ देखकर बोली, और यह है मेरे छोटे बेटे अंश मंगेतर काश्मी मल्होत्रा। इनकी शादी भी बहुत जल्द होने वाली है, और आप लोग तो जानते ही है कि मिस्टर एकांश सिंघानिया और बामिका की सगाई पहले ही तय हो चुकी है और उनकी भी शादी बहुत जल्द होने वाली है। वही यह सब सुनकर बामिका और एकांश बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। आकाश तो और भी ज्यादा खुश था कि अब दुनिया वालों को भी पता चल गया कि उसकी स्वीट हॉट सिर्फ उसकी है। उधर अर्पिका एकांश की तरफ देखकर मुंह बनाकर बोली, बुढ़ा देखो तो कैसे खुश हो रहा है। खुश क्यों नहीं होगा, आखिर इस बुढ़े को ताजी घास जो मिल गई है। इतना बोलकर उसने और भी अजीब सा मुंह बना लिया। वही उनकी बात सुनकर सारे गेस्ट हैरान रह गए कि अयान रायजादा की शादी हो चुकी है और किसी को कानून खबर तक नहीं लगी। भाई इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। क्या उनके लिए ये खबर शौकन नहीं थी कि अयान रायजादा की शादी हो चुकी है? सिर्फ इतना ही नहीं, रायजादा खानदान के छोटे बेटे की सगाई भी हो चुकी है और छोटी बेटी की सगाई भी पहले से तय है। वहां मौजूद सभी लड़के लड़कियों को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। वहां मौजूद सभी यंग लड़कियों को बामिका और सौम्या से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी कि उन्हें इतना हैंडसम और वी लाइफ पार्टनर ना मिला। वही कई लड़कों को अयान और एकांश से जलन होने लगी। उसी भीड़ में जब बनी ने एकांश को बामिका के साथ खड़ा देखा तो उसकी मुट्ठियां कस गई।
गुस्से में उसकी हथेलियों से खून तक निकल आया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह नफरत भरी नज़रों से बामिका और एकांश को देख रही थी, जो इस समय एक दूसरे में ही खोए हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह वहां से रोते हुए भाग गई। वही उसको इस तरह भागते देखकर वे औरतें उस पर हंसने लगी, जिसे देखकर शक जी उन्हें गुस्से में घूरती हुई बानी के पीछे चली गई। वही बानी उस पार्टी एरिया से काफ़ी दूर आकर वहां पर एक टेबल पर लात मारते हुए गुस्से में सिसकते हुए बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है बामिका और अंबिका, तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम लोगों की वजह से ही आज मेरी सारी इमेज बर्बाद हो गई। सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम लोगों ने मेरे एकांश को भी छीन लिया। वह आज मुझसे बात नहीं करता और सिर्फ तुम लोगों की वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों को अपने हाथों से मार डालूंगी। उसके बाद तुम्हें रायजादा खानदान की प्रिंसेस जरूर बन जाऊंगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ, और इतना बोलकर वह वही फ्रूट बास्केट में रखा चाकू उठाकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। वही इस समय वह किसी पागल सनकी से कम नहीं लग रही थी। वही इतनी बेइज्जती सहने के बाद वह अब सिर्फ बामिका और अर्बिका को मारना चाहती थी। वही वह पागलों की तरह वहां से जा ही रही थी। तभी वहां पर शिक जी आ जाती है और वह बानी को रोकते हुए बोली, बानी यह क्या कर रही हो तुम? अपने दिमाग से काम लो। वही उनको देखकर बानी जल्दी से उनके गले लगकर रोते हुए बोली, मोम उन दोनों चुड़ैलों की वजह से आज सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और वह दोनों बेकार फ्रेंड वहां पर लाइमलाइट एंजॉय कर रही है। ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। वह इन सब की हकदार सिर्फ मैं हूँ, वह दोनों बेकार नहीं। वही उसकी बात सुनकर शकंत हो जाती है, मेरी बच्ची तुझे ये सब जरूर मिलेगा। और इतना बोलकर उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई, जो कि उसाविका और भूमिका के लिए सही साबित नहीं होने वाली थी। वही जयजी और अनुभविका और बामिका को सारे गेस्ट से मिलवा रहे थे। तभी कुछ समय बाद अर्बिका के मोबाइल में फ़ोन आता है तो वह कॉल उठाती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा शोर होने की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए वह पार्टी एरिया से बाहर आकर बात करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सब लोग पार्टी में मशहूर थे कि तभी उन्हें किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वही वह आवाज़ सुनकर सबका ध्यान उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। वही ये देखकर सारे म्यूज़िक सिस्टम बंद करवा दिए जाते हैं तो आवाज़ और साफ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ बनी की थी, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। वही यह सुनकर मयंक जी भागते हुए उस आवाज़ की तरफ दौड़ने लगते हैं। वही सारे मेहमान भी उसी तरह आने लगते हैं। अभी वह लोग फुल एरिया में पहुंच जाते हैं। वह लोग वहां पहुंचकर जैसे ही वहां का नज़ारा देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने बनी पूल में डूबते हुए मदद के लिए चिल्ला रही थी और अर्बिका वहीं पर खड़ी हुई उसे सर निगाहों से घूर रही थी। वही ये देखकर सब लोग बिल्कुल सन में रह जाते हैं। तभी कुछ समय बाद लोग होश में आते हैं। वही सारी रायजादा फैमिली अर्बिका की तरफ दौड़ पड़ती है और उसे चेक करने लगती है कि वह ठीक तो है। तभी अयान एक बॉडीगार्ड से कहकर बनी को पूल से निकालने के लिए बोलता है तो वह बॉडीगार्ड बनी को पूल से निकालता है। वही पूल से निकलते ही बनी बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर मयंक जी परेशान हो जाते हैं। तभी शिकची रोते हुए बोलती है, बनी उठो, क्या हुआ तुम्हें? बनी उठ जाओ प्लीज। वही वानी उठ नहीं रही थी। ये देखकर आयान ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। वही उनका फैमिली डॉक्टर तुरंत 5 मिनट में ही आ गया। उसने बनी का चेकअप किया। उसके बाद बनी उठ गई। वही इस समय पूरे पार्टी हॉल में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। सब लोग काफूसी कर रहे थे। तभी कुछ समय बाद बनी खांसते हुए उठी। वही उसे देखकर शेख जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बनी मेरी बच्ची तुम कुएं में कैसे गिरी? वही उनकी बात सुनकर बनी ऐसे नाटक करने लगी जैसे वह किसी से डर रही हो। ये देखकर मयंक जी बोले, बनी तुम्हें क्या हुआ है? बताओ हमें, तुम पूल में कैसे गिरी? तो उनकी बात सुनकर बनी रोने लगी। ये देखकर अनु जी बोली, बनी बताओ क्या हुआ है? तो बनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर वह डरते हुए की तरफ देखकर हलाते हुए बोली, आबिका ने मुझे उसने पूल में धक्का दे दिया। और इतना कहकर वह रोने लग। वही इस समय बनी बहुत ही बेचारी और लाचार लग रही थी, जिससे वहां पर आए गस को उसकी बातों पर यकीन होने लगा और वेदा की तरफ देखकर फुसफुसाने लगे, बनी तुम ये क्या बकवास कर रही हो? उनकी बात सुनकर अयान बोला, मासी जी आप ये क्या बकवास कर रही है? हम कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी प्रिंसेस पर कुछ भी इल्जाम लगाएंगी। और आपके पास क्या सबूत है कि बनी को प्रिंसेस ने धक्का दिया है? तभी शची उठकर अयान से बोली, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने की? मेरी बेटी आखिर झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, क्योंकि वो उससे जलती है? मेरी बेटी अच्छी तरह से पढ़ी लिखी है और अज्ञान, वह हमेशा अमीर परिवार में पली बड़ी है। लेकिन अर्बिका वह क्या है? वह तो एक छोटे से गाँव के अनाथ आश्रम से आई है और सड़कों पर पली पड़ी है। पता नहीं इस लड़की ने क्या क्या किया हो। वही उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी जय जी की खतरनाक आवाज़ आई, आई शट अप, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। वही जय जी की इतनी डरावनी और खतरनाक धमकी सुनकर वहां मौजूद सारे लोग सन रह गए। वही बनी और शिक जी बहुत ही ज़्यादा डर गई।
साथ में जय जी को अर्बिका की साइड लेते देखकर उनका खून खोल उठा। वही शिख जी की यह बात मयंक जी को भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें भी वाणी की बहुत फिक्र थी, लेकिन वे कोई भी फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वे शिख जी को समझाते हुए बोले, शिख देखो, हो सकता है बनी को कोई गलतफहमी हुई हो। पहले हमें सच पता चलने दो, उसके बाद कुछ कहना, और तुम्हें अर्बिका के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वही उनकी बात सुनकर शेख जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वह मयंकन जी की तरफ देखकर बोली, आखिर तुम कैसे पिता हो? तुम अपनी ही बेटी को मारने वाले का साइड कैसे ले सकते हो? वह बोल ही रही थी कि तभी अनु जी बोली, खबरदार शेख, बहुत बोल लिया तुम आखिर मेरी बेटी पर बिना किसी सबूत के ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तो उसकी बात सुनकर शेख जी बोली, और अनु दीदी, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, बनी हमेशा से आपके सामने पड़ी है, तो क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है? वही अर्पिका के बारे में इतनी घटिया बातें सुनकर रायजादा परिवार का गुस्से में खून खौल उठा। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी बामिका जोर से चिल्लाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर सभी मेहमान हैरान हो गए कि क्या सच में रायजादा खानदान की प्रिंसेस से ऐसी हरकत हो सकती है। इतना कहकर वे अर्बिका को अजीब नज़रों से देखने लगे और आपस में खुसुरसुर करने लगे, उसके बारे में बातें करने लगे। वही उसके खिलाफ होती बातें सुनकर बनी और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्हें लग रहा था कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है। ये सोचकर बनी जलती हुई आंखों से गुस्से में शेख जी को देखने लगी। आप झूठ बोल रही हैं, मेरी भी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्हें पूरा भरोसा था कि अर्बिका ऐसा कभी नहीं कर सकती, उसे अपनी बहन पर भरोसा था। वही बम्बिका की बात सुनकर सौम्या और कश्मी भी आबिका के पास जाकर उसे हक करते हैं और फिर उसे कंफर्ट करते हुए बोले, हमें तुम पर भरोसा है अरु, हमें पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। वही अपनी फैमिली का साथ में लिए सपोर्ट देखकर अरु बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। साथ में वह बहुत इमोशनल फील भी कर रही थी। उसकी बात सुनकर बनी रोते हुए बोली, बमिका, कम से कम तुम तो झूठ मत बोलो। तो उसकी बात सुनकर बमिका गुस्से में बोली, अच्छा, झूठ कौन बोल रहा है, ये तो आप अच्छी तरह से जानती होंगी ना। और खबरदार जो मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी अपनी गंदी जुनून से निकाला तो वरना तुम्हारी जुबान काट दूंगी। बामिका की बातें सुनकर पूरा रायजाला परिवार, बनी और सभी मेहमान हैरान रह गए, क्योंकि बामिका हमेशा बहुत शांत रहती थी। उन्होंने कभी किसी से इस तरह बात नहीं की थी कि भमिका उनसे लहजे में बात कर रही थी। वही बनिका तो मन कर रहा था कि अभी वह बमिका को जान से मार दे। वही उनकी बात सुनकर शेख जी को बहुत गुस्सा आ गया और वह बामिका की तरफ देखकर बोले, तुम चुप रहो, बदतमीज लड़की, इस मामले में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम रायजादा परिवार की बेटी नहीं हो। पता नहीं तुम किस गंदे खून से हो और दूसरी बेटी पता नहीं किस कीचड़ और गंदगी से आई है। वह इतना ही कह पाई थी कि तभी उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ लगते ही उनका सिर एक तरफ झुक गया। वह अपने गाल पर हाथ रखकर सामने देखने लगी और ये देखकर हैरान रह गई कि अनु गुस्से से लाल आंखों से उन्हें घर रही थी। ये देखकर वह और भी चौंक गई और हैरानी से बोली, अनु दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? उनकी बात सुनते ही अनु गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हमारी बेटियों के बारे में इतना जहर उगलने की, हमारी बेटियों के लिए इतने घटिया शब्द इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम जो इल्ज़ाम हमारी बेटी पर लगा रही हो वह भी साबित भी नहीं हुआ है। तभी अयान ने बॉडीगार्ड से कहा, जाओ जाकर सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। इतना कहकर वह गुस्से और नफरत से बनी और उसकी मां को देखने लगा। उसका मन कर रहा था कि जो लोग उसकी बहनों के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हैं उनकी जुबान काट ले। वही अयान की बात सुनते ही शची के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान गई, क्योंकि जहां बनी गिरी थी वहां सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। कुछ समय बाद एक बॉडीगार्ड भागता हुआ आया और बोला, सर, यहाँ का सीसीटीवी फुटेज काम ही नहीं कर रहा है। उसकी बात सुनकर बनी और उसकी मां के चेहरे पर खुशी फैल गई। वही रायजादा परिवार के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच गई। मेहमान अब भी आपस में खुसखुसर कर रहे थे। वे इस खुलासे से बहुत ज़्यादा हैरान थे और लगातार अर्बिका के बारे में बकवास किए जा रहे थे। ये सब देखकर बनी और उसकी मां खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया है। उन्हें अब बस इसी बात का इंतजार था कि कब धक्के मारकर अर्बिका को रायजादा मैंशन से बाहर निकाला जाएगा। एक बार जब अर्बिका रायजादा मैंशन से बाहर हो जाती तो बामिका को वे आराम से संभाल सकते थे। उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं थी। वही यह सब अर्बिका भी बड़े ही इंटरेस्ट से देख रही थी। जब उसने उनके चेहरों पर खुशी देखी तो उसके होठों पर एक केवल स्माइल आ गई। तभी शची उठकर जय जी के पास जाती है और रोते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। जीजा जी, मेरी बच्ची को यहाँ जान से मारने की कोशिश की गई है। उसे तैरना भी नहीं आता। ये डम टू मर्डर है। मैं चाहती हूँ कि इसके लिए अर्बिका को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनकी बात सुनकर एकांश की मां आगे आकर बोली, ये तुम क्या बातें कर रही हो शिक? अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि यह सब अर्बिका ने किया है और हमें अर्बिका पर पूरा भरोसा है।
वह ऐसा नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर शेख जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, आप तो अर्बिका का ही साइड लेंगी ना, क्योंकि आपकी बेटा का रिश्ता जो पक्का हो गया है और वे हमसे हैसियत में बड़े हैं, उनका स्टेटस हमसे बड़ा है, इसलिए आप उनकी साइड ले रही है और हमारा स्टेटस छोटा है। तो क्या मैं अपनी बेटी को मरते हुए देखे? क्या मेरी बेटी को अर्बिका मार सकती है क्योंकि वह रायजादा खानदान की बेटी है? इतना कहकर वह फिर से मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। मैं कुछ नहीं जानती। अब उन्हें इस तरह रोता बिलखता देखकर सभी मेहमानों को उनकी बातों पर यकीन हो गया। वे रायजादा परिवार की तरफ देखकर कहने लगे, मुझे तो लगा था शायद रायजादा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इस तरह घटिया होगी, जो किसी को मारने के बारे में भी एक बार नहीं सोचेगी और इस बात की सजा देने की बजाय रायजादा परिवार वाले उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सचमुच ये बहुत बुरी बात है। इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और मिस जादा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वही सारे मेहमान यही फुसफुसा रहे थे। ये सब देखकर बनी और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वही अयान और एकांश अभी इस मामले की जांच करवा रहे थे। वे सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि अर्बिका को बेगुनाह साबित किया जा सके, लेकिन वे हैरान, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गार्डन एरिया और पूल एरिया की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी हो। ये कैसे हो सकता है? ये जानकर वे दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ मामला बहुत ही ज़्यादा टेंस था। वहीं दूसरी तरफ एकांश परेशान तो था, लेकिन उस समय बिल्कुल शांत था क्योंकि वह अर्बिका को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि वह हर एक चीज़ के लिए पहले से ही तैयार रहती है, तो इसके लिए भी वह पहले से ही तैयार होगी। वहीं वह इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि अर्बिका बनी और उसकी माँ का क्या हश्र करेगी। बनी और उसकी माँ लगातार मासूम, लाचार और बेचारी होने का ड्रामा कर रही थी, जैसे उन पर कितना बड़ा अत्याचार हुआ हो, जिससे सभी मेहमानों को उनकी बातें सच लगने लगी। इसी वजह से सभी रायजादा परिवार और अर्बिका के बारे में लगातार बकवास कर रहे थे। उनका ये ड्रामा देखकर अब अर्बिका बोर होने लगी। वह अपने आसपास देखती है जहां उसके फैमिली वाले उसके लिए परेशान हो रहे थे। ये देखकर वह जल्दी से अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज करने लगती है। दूसरी तरफ से भी उसे कुछ मैसेज आता है। उसे पढ़कर अर्बिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह सामने देखती है जहां इस समय प्रोजेक्टर लगा था। प्रोजेक्टर को देखकर अर्बिका हल्की सी डेविल स्माइल करती है और मन ही मन बोलती है, बनी तुम्हारी बर्बादी का समय शुरू हो गया है। 3 2 1 शॉट। उसने इतना ही कहा था कि प्रोजेक्टर पर लाइट जलने लगी और एक वीडियो जलने लगा। प्रोजेक्ट को जलता देखकर सब लोगों का ध्यान उसी पर चला गया और जैसे ही उन्होंने उस वीडियो को देखा सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि सामने पूल साइड की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। वही उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि अर्बिका किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जब उसे आवाज़ ठीक से नहीं आई तो वह पूरा गई और कुछ समय तक वही खड़े होकर बात करती रही। तभी अचानक पीछे से बनी आ गई। उस समय उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। वह पहले अर्बिका को अजीब नज़रों से देखती है और फिर उसे वही पूल में धक्का देने लगती है, लेकिन अर्बिका को धक्का लगता उससे पहले ही वह साइड हो गई, जिससे बनी समझ नहीं पाए और जो अर्बिका को पूल में गिराना चाहती थी वह खुद ही पूल में गिर गई। उसे सच में तैरना नहीं आता था, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसी के बाद सभी मेहमान और फैमिली मेंबर्स वहां आ गए। ये पूरा वीडियो देखकर बनी और शेख जी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जब पूल साइड एक भी कैमरा नहीं था तो फिर यह वीडियो आया कहाँ से आया। तो गाइस, आज मेरा प्रैक्टिकल था और मैं आज शाम 6 बजे ही घर पहुंच पाए। दिन भर की भागदौड़ की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए आज इतना छोटा चैप्टर दिया है, उसके लिए सॉरी। लेकिन कल मैं आप लोगों को 2 चैप्टर दूंगी और प्लीज़ आप लोग मेरी दूसरी नवल भी ज़रूर पढ़कर बताना कि वह कैसी है और क्या मुझे वह स्टोरी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। और प्लीज़ इस स्टोरी में और दूसरी स्टोरी में भी कमेंट ज़रूर करना और रेटिंग्स का प्रोत्साहन देना मत भूलना। तो गाइस, मैंने अपनी नई नवल रिबथ फॉर माई मेंटल वाइफ इसी ऐप पर अपलोड कल सुबह 7:1 बजे अपलोड होगा। प्लीज़ आप सब एक बार उस स्टोरी को भी ज़रूर पढ़ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी भी बहुत पसंद आएगी। आप लोग मेरी प्रोफाइल में जाकर उस नवल को पढ़ सकते हैं या फिर उसकी लिंक आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। प्लीज़ एक बार मेरी यह नवल ज़रूर पढ़े और जिस तरह आपने मेरी बाकी स्टोरीज को इतना प्यार, वीडियो ख़त्म होते कि वहाँ मौजूद सभी मेहमान और पूरा रायजादा परिवार सदमे में आ गया। सबकी आंखों के सामने सच खुलकर आ चुका था। वह वीडियो देखते ही बानी और शेख जी के चेहरे का रंग उड़ गया। डर से उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिरकार उनकी इतनी बड़ी साजिश जो सबके सामने खुल चुकी थी। बानी तो जैसे सदमे में जड़ हो गई थी। तभी अनु जी गुस्से से बानी के पास पहुंची। उसके बालों को जोर से पकड़कर उसे खड़ा किया और बिना एक पल सोचे 2 जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिए। गुस्से से कांपती आवाज़ में अनु जी चिल्लाए, घटिया एहसान फरामोश लड़की, आज हमें खुद से नफरत हो रही है कि हमने तुम्हें बेटी जैसा प्यार दिया। इतना कहकर अनु गुस्से में लगातार बानी को थप्पड़ मारने लगी। उस वक्त पूरा रायजादा परिवार और सभी मेहमान रीना और नफरत से बानी को देख रहे थे। किसी की आंखों में अब उसके लिए ज़रा भी हमदर्दी नहीं बची थी।
तभी शेख जी दौड़ती हुई आगे आए और अनूप जी के हाथ पकड़कर बोली, अनु छोड़ दो मेरी बेटी को। क्या तुम मेरी बेटी की जान ले लोगी? छोड़ दो उसे, दर्द हो रहा है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने भी तो उसे बेटी की तरह पाला है। लेकिन शेख जी की यह बात सुनकर अनु जी का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने बानी को वही झटका देकर छोड़ा जिससे बनी धड़ाम से नीचे जा गिरी। वही उस समय उसके पूरे गालों में बहुत दर्द हो रहा था और जमीन पर गिरने की वजह से उसकी कमर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ गई थी, जिस वजह से उसकी चीख निकल गई और वह जमीन पर गिरी रोने लगी। वही बनी की हालत देखकर अर्बिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, लेकिन वह अपने चेहरे की डेविल स्माइल छुपाते हुए जल्दी अपनी फर्स्ट क्लास एक्टिंग दिखाते हुए अपनी आंखों में आंसू ले आए और रोते हुए बनी की तरफ देखकर बोली, बनी दीदी आप मुझसे और मामी से इतनी नफरत क्यों करती है? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमेशा हमें परेशान करती है? और तो और आपने अपनी सभी फ्रेंड और कॉलेज में सबको ये बताया कि हम आपकी मेड है। आपने ऐसा क्यों किया बनी दीदी? वही अर्बिका की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर एकांश उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। उसे बहुत मजा आ रहा था ये सब देखकर और इतना कहकर वह रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर बनी जो रो रही थी उसका चेहरा पीला पड़ गया। वही उसे अर्बिका पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि सबके सामने उसे यह बात बताने की क्या ज़रूरत थी। वही सब ने जैसे ही अर्बिका को रोते हुए देखा वह सब तुरंत उसके पास आकर प्यार से उसे चुप कराने लगे। वही अर्पिका की बात सुनकर और वह मेड वाली बात सुनकर उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। मतलब कि यह लड़की उनकी बेटियों को पहले ही परेशान कर रही थी और उनकी बेटियों को अपनी मेड की तरह इंट्रोड्यूस करती थी। उनका खून खोल गया और आयाश जल्दी से वही पास में रखा जूस का गिलास उठाता है और बनी के सिर के ऊपर से डालते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दो कौड़ी की लड़की मेरी बहन के बारे में इतना बकवास करने की? तुम्हारी औकात क्या है? उसके सामने तुम उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो और तुम उन्हें अपनी माँ कहकर इंट्रोड्यूस करवाती थी। तुम्हारी औकात भी है ये सब करने की? वही बनी के सिर पर जूस डालने की और लगातार रोने की वजह से उसका पूरा मेकअप खराब हो गया था, जिससे वह इस समय किसी जोकर जैसी लग रही थी। वही एयान और अंश को भी बनी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि अभी वह उसकी जान ले ले। वही उनकी बात सुनकर बनी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वह रोते हुए बोली, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर मैं भी तो आपकी बहन हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे गलती की माफ़ी मांग रही हूँ। ना तो उसकी बात सुनकर अयान गुस्से और नफरत से उसे घूरते हुए बोला, नहीं तुम हमारी बहन नहीं हो, हमारी सिर्फ दो ही बहनें हैं। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से हमें भाई कहा तो हमें तुम जैसी झूठी और एहसान फरामोश लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं रखना। वही सौम्या और काश्मी को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह दोनों अर्बिका और बामिका से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वही अर्बिका की बात सुनकर एकांश के एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गए और उसकी आंखों में एक गहरी शैतानी चमक आ गई जो कि बनी के लिए ठीक साबित नहीं होने वाला था। वहीं जब उन्होंने यह बात सुनी कि यह घटिया लड़की बामिका और अर्बिका को परेशान कर रही थी तो ये देखकर सौम्या से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बनी के पास जाकर जोर का थप्पड़ उसे जड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अरु और मामी को परेशान करने की? वही इस समय वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि वह उन्हें छोटी बहन मानती थी और उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और सच कहे तो वह अपनी दोनों प्यारी और छोटी नंदों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव और पजेसिव भी हो गई थी। वही जब बाकी घर वालों ने सौम्या का ये रूप देखा तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि सौम्या हमेशा बहुत शांत रहती थी। वही कहीं ना कहीं बड़ों को सौम्या का ये रूप देखकर खुशी भी थी क्योंकि सौम्या हमेशा डरी डरी रहती थी। लेकिन अब सौम्या अपने लिए और अपनों के लिए लड़ना सीख रही है, ये देखकर उन्हें खुशी हो रही थी। वही जैजी और अनुज जी का दिल इस समय पछतावे से गिरा हुआ था कि वह अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वही यह सब देखकर अर्बिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसे बनी की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, लेकिन उसका अभी भी मन नहीं भरा था। इसलिए वह आगे बनी ने अपना पैर बनी के पैर पर रख दिया और वह उसे जोर जोर से दबाने लगी जिससे बनी की चीख निकल गई। वही सौम्या के थप्पड़ मारने की वजह से बनी की हालत अब और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। वही अपनी बेटी की यह हालत देखकर शक जी तड़प उठी और वह उन सबको रोकते हुए बोली, तुम सब ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? और मैंने उनकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। उनकी बात सुनकर अनुज जी ने और पल भर में घूमकर शक जी के गाल पर भी दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिए, जिससे अनुज जी की पांचों अंगुलियों के निशान शिक जी के गालों पर थाप गए। वही शिक की बात सुनकर अनु जी उन्हें भी एक और थप्पड़ मारते हुए बोली, अब तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? तुम चुप क्यों हो? हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी शिक, तुम हमारी बेटियों के बारे में इतनी घटिया बातें सोचती हो। हमने हमेशा तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी माना, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया। अरे तुमसे ज़्यादा तो बानी हमारे साथ रही है, हमने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला और तुमने हमारी बेटियों पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाया। वही उनकी बात सुनकर शेख जी
गुस्से में बोली, क्या खा प्यार दिया तुमने मेरी बेटी को? हाँ, तुमने सिर्फ तब तक मेरी बेटी को प्यार दिया जब तक तुम्हारी खुद की बेटी नहीं थी, लेकिन उसके पैदा होने के बाद तुमने उसे दरकिनार कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया और सारा प्यार अपनी इस कचरे से उठाई हुई बेटी को दिया। उसे कभी रहला खानदान की बेटी होने का हक नहीं दिया तुमने। सभी मेहमान और वही अयान, जयान, श्रेया, सौम्या, काश्मी और बामिका कभी शिखा जी की यह बेशर्मी देखकर हैरान थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना बेशर्म भी हो सकता है। वही शिख जी की बात सुनकर मयंक जी को भी बहुत गुस्सा आए। उन्हें शिफा जी की हरकतें देखकर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी कि वह जागी से अपनी नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे, और वह शिख जी की तरफ देखकर बोले, शिखा चुप रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और चलो घर। बहुत तमाशा कर लिया तुमने। लेकिन शिख जी पर तो जैसे भूत सवार था, वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अपने इस गुस्से के चक्कर में वह नहीं जानती थी कि वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। वही उसकी बात सुनकर अनूप जी बिल्कुल हैरान हो गए और वह विश्वास से शिख जी को देखने लगे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। ये औरत के कहने का मतलब क्या है कि वह अपनी बेटी को प्यार ना करती, उसे इग्नोर करती और सिर्फ वानी को रायजादा खानदान की बेटी होने का हक दे देती, जिसकी वह हकदार भी नहीं है। आखिर वह रायजादा खानदान की बेटी होने का हक उसे क्यों दे? ये हक तो उसकी बेटी का था। वही यह औरत आखिर उससे क्या चाहती थी कि वह अपनी बेटियों को इग्नोर करके इसकी बेटी को प्यार दे? लेकिन वह इतनी महान नहीं थी कि वह अपनी बेटी को इग्नोर कर बनी को प्यार दे, क्योंकि वह जानती थी कि बनी के पास उसकी खुद की माँ है, लेकिन उनकी बेटियों के पास तो सिर्फ वही है। वही इस समय उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी शक जी की बातें सुनकर, क्योंकि भले ही शक जी उनसे नफरत करती हो, लेकिन उन्होंने तो सच्चे दिल से बनी और शिख जी को प्यार किया था। उन्हें अपनी बहन और बेटी माना था। हाँ, बामिका के पैदा होने के बाद वह अपना ज़्यादा ध्यान बामिका पर ही देने लगी थी, क्योंकि वह बहुत छोटी और भी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी बनी को इग्नोर नहीं किया। वह उससे भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन आज उनकी हरकतें और उनके दिल में छुपी नफरत देखकर आज उन्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा और दुख हो रहा था। उन्हें शिख जी और वाणी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन अब वह समझ गई थी कि जिसको वह इतने समय तक अपना समझ रही थी, वह आस्तीन का सांप था। इसलिए वह गुस्से में शिख जी और बनी की तरफ देखकर बोली, आज के बाद से हम तुमसे और वाणी से अपने सारे रिश्ते तोड़ते हैं। तुम्हारा और बानी का अब हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि जिसके मन में हमारी बेटियों के लिए, हमारे परिवार के लिए इतनी नफरत भरी हो, हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। वही उसकी बात सुनकर बनी और शेख जी सदमे में चली जाती है। अगर अनु जी ने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया तो रहदा खानदान की प्रॉपर्टी उनकी कैसे होगी? यही सोचकर वे पैनिक करने लगती है। तो उसकी बात सुनकर शेख जी बोली, हमने क्या गलत कहा? क्या तुम्हारी बेटी 18 साल बाहर अनाथ आश्रम में नहीं रही है? अगर हमें उस पर भरोसा नहीं है तो मेरी कोई गलती नहीं। वह हमेशा जुई झोपड़ियों में ही रही है, तो उसे हाई सोसाइटी के मैनेज कैसे आते होंगे? वही शक जी की बात सुनकर मेहमान आपस में खुसर फुसर करने लगे। वही उनकी इमेज जो अरबी के लिए अभी बनी थी, वह एक पल में बिगड़ गई और वो लोग नीची नज़रों से अरबिका की तरफ देखने लगे और उसके खिलाफ चेहर उगलने लगे। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी एक रबदार आवाज़ गूंजी, किसने कहा कि हमारी पोती जुनी झोपड़ियों में पली पड़ी है? यह आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान हो गए और उस दिशा में देखने लगे। वहां पर अर्नित और उनके दादाजी खड़े थे। उन्हें देखकर सब लोग बिल्कुल शॉक हो गए, क्योंकि अनी के दादाजी बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। हर कोई उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वह किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे और ना ही ऐसी पार्टियों में आते थे। ना जाने कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन ने उन्हें पार्टी के लिए इनविटेशन दिया, लेकिन आज तक वह कभी किसी पार्टी में नहीं गए थे। इसलिए उन्हें इस पार्टी में देखकर सब हैरान थे। वही उन्हें देखकर अरबिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वही रायजादा परिवार को छोड़कर किसी और का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि दादाजी ने अरबिका को अपनी पोती कहा। दादाजी चलते हुए शिख जी के पास आते हैं। भले ही वह बूढ़े हो गए थे, लेकिन आज भी उनका रब आवाज़ और आभा वैसे ही बरकरार थी। वह गुस्से भरी सख्त नज़रों से शेख जी की तरफ देखकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती के बारे में गलत अफवाह फैलाने की, घटिया औरत? इतने बड़े आदमी के मुंह से अरबिका के लिए हमारी पोती सुनकर शेख जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह बोली, वह अरबिका को अपनी पोती क्यों बोल रहे हैं? तो उनकी बात सुनकर दादाजी उन्हें अजीब नज़रों से देखते हुए बोले, वह हमारी पोती है तो हम उसे अपनी पोती ही बोलेंगे ना। उनकी यह बात सुनकर रायजादा परिवार और सभी मेहमान हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अरबिका मिस्टर ओल्ड जिंदल की पोती कैसे हो सकती है। वो तो रायजादा खानदान की बेटी है। हर बात वहां मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी और माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। तो उसकी बात सुनकर शेख जी बोली, झूठ, तुम आप झूठ बोल रहे हैं। वह आपकी पोती कैसे हो सकती है? वह तो अनाथ आश्रम में रही है। तो उसकी बात सुनकर दादाजी बोले, वह हमारी ही पोती है, क्योंकि हमने उसे अडॉप्ट किया था और वह हमारे साथ ही रह रही है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती के मैनेज पर सवाल उठाने की? घटिया औरत, तुम आखिर होती कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है?
हमारी पोती के सामने जो तुम उसके खिलाफ ही जहर उगल रही, तो हमें पता भी है हम इसके लिए तुम्हारा क्या हश्र कर सकते हैं। वही अब वह सारे के सारे मेहमानों की तरफ देखकर बोली, यहाँ पर खड़ा हर एक आदमी ध्यान से सुन लो, अर्बिका हमारी पोती है और अगर किसी ने भी उसके खिलाफ कोई भी बकवास की तो वह सीधा हमारा दुश्मन होगा, और आप सब जानते हैं कि हमसे दुश्मनी मोल लेना कितना भारी पड़ सकता है आप लोगों के लिए। वही दादाजी की धमकी सुनकर सब मेहमान रह गए और डर भी गए। उन्हें अब डर लग रहा था कि जो बकवास उन्होंने अर्बिका के लिए कुछ समय पहले की थी वह कहीं दादाजी को पता ना चल जाए, वरना पता नहीं उनका क्या हाल करेंगे दादाजी। वही जो लोग अभी अर्बिका को छोटा समझ रहे, अब उन लोगों के दिल में अर्बिका के लिए डर बढ़ गया, क्योंकि आखिर वो कोई झग्गी झोपड़ी में नहीं बल्कि हाई सोसाइटी के सबसे रिस्पेक्टफुल इंसान ने उसे गोद लिया था। वही दादाजी की बातें सुनकर उनके रिएक्शन देखकर सबको साफ पता चल रहा था कि दादाजी अर्बिका से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। भले ही गोद पोती क्यों ना हो, सब यही सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अर्बिका को कभी भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी दो फैमिली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी है। उससे पंगा लेना मतलब अपनी मौत को खुद न्योता देना। वही कुछ लोग अर्बिका की किस्मत से जल रहे थे कि उसकी इतनी अच्छी किस्मत है, एक तो वह खुद रायजादा खानदान की बेटी है और ऊपर से इतनी बड़ी फैमिली की अडॉप्टर बेटी भी है। वही रायजादा परिवार तो बिल्कुल हैरान था। इस खुलासे से उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें, लेकिन वह बहुत खुश थी कि उनकी बेटी को बचपन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वही बनी और उसकी माँ ये खुलासा देखकर बौखला चुकी थी। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अर्बिका की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है कि उसे इतनी बड़ी दो फैमिली की पोती होने का दर्जा मिल रहा है और सब लोग उसे इतने प्यार करते हैं। वही उसे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो रही थी। वही बनी को इस समय अपनी मॉम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह सारा प्लान शिक जी का ही था और फिर उन्हें अनुज जी के सामने ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी। अब अनुज जी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगी, ये सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि बात तो यही सच थी कि उसकी मॉम से ज़्यादा अनुज जी उससे प्यार करती थी। इसलिए बनी घबराते हुए अनुप जी के सामने घुटनों के बल बैठकर बोली, मासी जी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे सचमुच गलतफहमी हो गई थी। मैं अर्बिका से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, मैं तो उसे अपनी बहन मानती हूँ। प्लीज़ मासी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरा दूसरा परिवार है, आप ऐसा मेरे साथ रिश्ता कैसे तोड़ सकती है, प्लीज़ मासी जी। और इतना कहकर वो रोने लगती है। वहीं उसकी बात सुनकर सब लोग उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगे कि यह लड़की कितनी बड़ी झूठी है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि अर्बिका ने उसे टच भी नहीं किया, तो फिर उसे गलतफहमी कैसे हो सकती है कि अर्बिका ने उसे धक्का दिया है। और अर्बिका तो अपने फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन इसकी हरकतें जरूर लग रही थी कि यह अर्बिका को नुकसान पहुंचा देना चाहती है। वही मेहमान ये सब देखकर बोलते हैं, सही किया मिसेज रायजादा ने, अगर वह सीसीटीवी फुटेज नहीं चलती तो हम तो परिवार की बेटी को ही विलन मान लेते और उसकी तो जिंदगी ही खराब हो जाती। सचमुच इतना सब कुछ करने के बाद भी इस लड़की में इतनी हिम्मत है कि मिज रायजादा के सामने बैठकर माफ़ी मांग रही है, और इसकी माँ को देखो कितनी बेशर्म है, अभी तक ऐसे ही खड़ी है बेशर्मों की तरह। वही सभी मेहमानों की बातें सुनकर शेख जी और बनी को बहुत गुस्सा आता है। अब शेख जी की नफरत रायजादा परिवार के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वही यह सब सुनकर मयंक जी का चेहरा शर्म से झुक गया था। उन्हें इस समय बनी और शेख जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वही उसकी बात सुनकर अनु जी बानी से अपना मुंह मोड़ लेती है। तभी मयंक जी जय जी और अनु जी के सामने आकर उनके सामने हाथ जोड़कर बोले, जय अनु भाभी मुझे माफ़ कर दो, शेख और बानी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है, पर मैं ये कहने के लायक भी नहीं हूँ कि इनकी गलती माफ़ की जाए। इनकी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए तुम माफ़ नहीं कर सकते। फिर भी सॉरी, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, तुम फिक्र मत करो। अब बानी और शेख को मैं घर के और तुम लोगों के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। और इतना बोलकर वह सख्ती से बानी और शिक जी को वहां से ले जाते हैं। वही इस समय बानी चिल्ला रही थी कि उसे यहाँ से नहीं जाना है। डैड मुझे छोड़िए, मुझे मासी जी से बात करने दीजिए, वह मुझे गलत समझ रही है। डैड प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, प्लीज़ मासी जी डैड से कहिए ना कि मुझे यही रहने दे, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। लेकिन वही शची मयंक जी की तरफ देखकर बोली, मयंक तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, मैंने कहा छोड़ो मुझे। लेकिन मयंक जी एंड डोन की उसे घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। वही उनके जाने के बाद वहां पर सन्नाटा छा गया। वही उनके जाने के बाद जय जी सभी मेहमानों को यहां से जाने को बोल देते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद किसी का भी मन आगे पार्टी कंटिन्यू करने का नहीं था। वही उनकी बात सुनकर एक एक करके सारे मेहमान वहां से चले जाते हैं। अब वही दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में मयंक जी घसीटते हुए बानी को स्टोर रूम में लाते हैं और उसे झके में छोड़ देते हैं, जिससे बानी संभल नहीं पाती और मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। लेकिन मयंक जी को उस पर कोई तरस नहीं आता। वह बानी की तरफ देखकर बोले, अब से तुम इसी कमरे में बंद रहोगी।
तुम्हें अब कहीं भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और मैं तुम्हारे सारे के सारे कार्ड ब्लॉक करवा दूंगा। वही यह सुनकर शिखा जी चिल्लाते हुए बोली, मयंक तुम हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वही उसकी बात सुनकर मयंक जी एक थप्पड़ शिखा जी को जड़ देते हैं, जिससे शिखा जी जमीन पर गिर जाती है। वह शिख जी की तरफ गुस्से में बोले, तुम हमारी बेटी को कैसे मार सकते हो। तो उसकी बात सुनकर मयंक जी गुस्से में शिख की तरफ देखकर बोले, काश मैंने ये थप्पड़ उसे पहले मारा होता तो आज यह इतनी नहीं बिगड़ती। आज तुम्हारी वजह से बानी इतनी बिली है, तुमने इसे भी अपनी तरह बना लिया है। घटिया, और आज से तुम्हारे भी सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। मैं अब तुम्हें और इसको एक भी रुपया खर्च करने को नहीं दूंगा। और खबरदार, अगर तुम घर से बाहर गई तो तुम्हारी टच तोड़ दूंगा। तुम आज से घर में हाय रहोगी। मुझे समझ में नहीं आता तुम कैसी माँ हो जो अपनी छोटी बच्ची को अपनी बहन के पास छोड़ सकती हो। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि बानी को इतनी चूट मत दो, लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी और हमेशा उसका साथ दिया। इसी कारण वह इतनी बिगड़ गई है। शेखा जी हैरानी से अपने गालों पर हाथ रखे मयंक जी को देख रही थी, क्योंकि मयंक जी बहुत ही शांत और अच्छे इंसान थे। वह कभी भी इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे और उन पर हाथ उठाना तो दूर की बात थी। उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की थी। वही उनकी बात सुनकर शिखार जी और बानी घबरा गई, क्योंकि अगर मयंक जी ने उनके सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए तो वे लोग शॉपिंग कैसे करेंगे, उनका खर्चा कैसे चलेगा। इसी डर से बानी रोते हुए बोली, डैड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी प्लीज़। लेकिन मयंक जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और बानी को स्टोव कमरे में बंद कर देते हैं और शिकची को घसीटते हुए ले जाकर अपने कमरे में बंद कर देते हैं, जिससे वे लोग चिल्लाती ही रह जाती है। वही उन सबको छोड़कर मयंक जी गहरी सांस लेते हैं और थके हुए कदमों से लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाते हैं। इस समय वह बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। इस पर वह खुद को बेहद अकेला और हरा हुआ महसूस कर रहे थे। वह पहले एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इतना सब कुछ हासिल किया था। उनके दोस्त भले ही बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने उनकी कोई भी मदद नहीं ली थी। अपने दम पर ही यह बिजनेस खड़ा किया था। हाँ, उनका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं था, शायद इंडिया के टॉप 50 में भी नहीं आता था, लेकिन उनके लिए जो भी उन्होंने अचीव किया था वह बहुत बड़ा था और वह उससे बहुत संतुष्ट थे और खुश थे। लेकिन बनी और उसकी माँ कभी भी खुश नहीं हुई। वह हमेशा उसे यही ताना मारती कि वह रह जा खानदान जितना अमीर नहीं है, वह भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी एक प्यारी सी हैप्पी फैमिली चाहते थे। लेकिन बनी और उसकी माँ ने कभी उसे फैमिली नहीं माना, उसे हमेशा गैरों की तरह ही पेश आए। वे बस उन्हें अपने पैसों का जरिया ही समझती थी। जब वाणी पैदा हुई थी तब वह वाणी के साथ समय बिताना चाहते थे, लेकिन शेख जी उन्हें वाणी के साथ समय बिताने नहीं देती थी। जब भी वह वाणी को गोद में लेते वह कोई ना कोई बहाना बना देती। ज़्यादातर वह वाणी को लेकर राय ज़्यादा मेंशन में ही रहती थी और वाणी को वही अनु की निगरानी में छोड़ देती थी। इस बात पर मयंक जी को बहुत गुस्सा आता था। वह जी को बहुत समझाने की कोशिश करते, उनका कई बार झगड़ा भी हुआ, लेकिन जी यही कह देती थी कि अनु जी को वाणी की ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दोस्त जय जी के बारे में सोचकर मैम जी थोड़े शांत हो जाते थे, लेकिन ये बात उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। फिर भी शिक उनकी बात नहीं मानती थी। घर का माहौल भी बहुत खराब हो जाता था, इसलिए उन्होंने कुछ कहना ही छोड़ दिया। वही बानी हमेशा शिक जी के साथ ही रही, इसलिए वह उन्हीं के जैसी बन गई। उन्हें कभी भी शिक और बानी से अपनी फैमिली वाली फीलिंग नहीं आई, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनके साथ खुश रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फरवानी के फ्यूचर के कारण उन्होंने इसी को अपनी किस्मत मानकर अपना लिया। उनके परिवार के नाम पर अब बस उनके दोस्त ही थे जिनसे वह अपने सुख दुख और मन की बातें कर लिया करते थे। लेकिन अब बनी की वजह से उन दोस्तों से भी उनका रिश्ता खराब हो गया था। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम होगी। वही सारे सवेरे जब मयंक जी को इस तरह देखते हैं तो उन्हें मयंक जी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। साथ ही उन्हें शक जी और बानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनके सर इतने अच्छे थे। वह बानी और शिक जी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते थे, लेकिन ये दोनों कभी खुश नहीं रहती थी। वही रायजादा मैंशन, अब वहाँ पर एकांश की फैमिली, राजादा फैमिली और मिस्टर वजिंदल के साथ अन्य बच्चे भी मौजूद थे। सभी मेहमानों के जाने के बाद अनु जी और जय जी और बेटा के पास आते हैं और उसे जोर से हक कर लेते हैं। वही अनु जी रोते हुए बोली, हमें माफ़ कर दो प्रिंसेस, हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सब हमारी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। हमारी लापरवाही की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, इसके लिए हमें माफ़ कर दो। वही यह सब देखकर रायजा का परिवार भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। वही आके सारे भाई भी अपने आप को दोषी महसूस कर रहे थे। सबसे ज़्यादा तो बामिका अपने आप को दोषी महसूस कर रही थी। सच कहे तो वही अपने आप को इसका कारण मान रही थी।
वही जब दादाजी और अमित ये देखते हैं तो उन्हें अर्बिका के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि उसे अपना परिवार मिल गया जो उससे इतना प्यार करते हैं। वही उनकी बात सुनकर अर्बिका अनूप जी को गले लगाती है और फिर प्यार से उनके आंसू बचते हुए बोली, मॉम डैड आप लोग प्लीज़ मत रोइए, जो हो गया वह हो गया। अब इससे सोचने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना, और प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी दुखी मत होइए क्योंकि दादू ने मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा। वही अर्बिका की बात सुनकर अनूप जी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वो फिर भी रोना बंद नहीं कर रही थी। ये देखकर एकांश की मॉम आगे आकर बोली, अनुरू बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए अब मत रो। उनकी बात सुनकर अर्बिका बोली, हाँ मामा, दादू ने सचमुच मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है। तो उसकी बात सुनकर जय जी दादाजी को देखते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, थैंक यू सो मच मिस्टर जिंदल, आपने हमारी बेटी का इतने साल ख्याल रखा। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे और आपका शुक्रिया जो आपने हमारी बेटी से हमको मिलवाया। तो उनकी बात सुनकर दादू बोले, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अर्बिका हमारी भी पोती है तो उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू कैसा, ये तो हमारा फ़र्ज था और तुम हमारे बेटे जैसे हो, इसलिए तुम्हें हमें थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर वह जय जी के कंधे थपथपा देते हैं। वही उनकी बात सुनकर जय जी को बहुत ही अच्छा लगता है। वही वह मिस्टर जिंदल का इतना स्वीट नेचर देखकर बहुत हैरान थे क्योंकि दुनिया वाले हमेशा उन्हें बहुत खड़ूस और सख्त दिल इंसान मानते थे, लेकिन दादू से पर्सनली मिलने के बाद उन्हें एहसास हो रहा था कि दादू सचमुच एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वही आका का सबको इतना इमोशनल देखती है तो वह माहौल को हल्का करने के लिए आगे से बोली, अब आप लोग यहीं पर गंगा जमुना बहाने की फ्रॉक में हो क्या? वैसे दादू मैंने तो आपको अभी किसी से मिलवाया नहीं, चलिए मैं आपका सबसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। और इतना बोलकर वह दादाजी और आनंद को सबसे मिलवाने लगती है। वही दादाजी और आनंद सबसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वही बामिका से मिलने के बाद तो और भी ज़्यादा खुश हो गई कि उन्हें एक और पोती मिल गई। उन्हें बामिका बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। वही जिंदल फैमिली से मिलने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि सब उससे बहुत अपनेपन से बात कर रहे थे। ये बात उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। वही सबसे मिलने के बाद सब लोग वहीं पर चेयर लगाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। वही इस समय जयजी और अनु जी को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था आबिका के लिए, इसलिए वह उससे माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद वह मिस्टर और जिंदल को थैंक यू बोल रहे थे। वह उनके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार थे। वही वह लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। वही आपको यही अच्छा मौका लगा अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, इसलिए वह खड़ी होती है और उन सबको देखते हुए बोली, गाइस मुझे आपको एक बात बतानी है। वही उसकी बात सुनकर सब लोग उसे ही देखने लगते हैं कि आर्मी का क्या बात बताने वाली है। वही ये देखकर वह बहुत नर्वस हो जाती है। शायद इतनी नर्वस तो वह कभी नहीं हुई थी, लेकिन फिर वह अपने आप को नॉर्मल करती है और फिर उन सबको देखते हुए बोली, वह मुझे आप लोगों को कुछ एक बात बतानी है। तो उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तो देखकर बोली, मैं आप लोगों को ये बात बहुत दिनों से बताना चाहती। भैया उसकी बात सुनकर सब लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अर्बिका क्या बात बताने वाली है। तभी अर्बिका बोली, मॉम डैड भैया दरअसल एजे मेरी हूँ और वह कंपनी मेरी ही है, मैं ही उसकी मिस्टीरियस सीईओ हूँ। वही अर्बिका इतना कहते ही वहाँ पर सन्नाटा छा गया। जयजी अंशकांश के डैड इस समय अर्बिका को आंखें फाड़े घूर घूर कर देख रहे थे। उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी लड़की एजे कॉरपोरेशन की सीईओ है। वही सब अयान को देख रहे थे कि तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आई। वही आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अयांश बेहोश पड़ा हुआ था क्योंकि वही सच्चाई हजम नहीं कर पा रहा था कि जिस बहन को वह मासूम नाजुक कोमल कली समझता था वह इस पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाली वह डेविल सीईओ है। दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में इस समय बनी स्टोर रूम में बंद थी। वह इस समय जमीन पर अस्तव्यस्त हालत में दरवाजे से टक्कर कर बैठी हुई थी क्योंकि वह पिछले 3 घंटे से दरवाजा खटखटा रही थी कि मयंक जी उसे बाहर निकाल दे, लेकिन मयंक जी ने उसे बिल्कुल भी स्टोर रूम से बाहर नहीं निकाला था। वही लगातार दरवाजा खटखटाने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वहीं पर दरवाजे से टिक कर बैठी बहुत बुरी तरह रो रही थी क्योंकि उसके साथ यह ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह हमेशा एक प्रिंसेस की तरह पाली बड़ी थी। समय उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी अपनी गलती मानने को वह तैयार नहीं थी। वह इन सब का दोषी भी हर प्रकार से किसी और को ही मान रही थी और उन्हें गालियां दे रही थी। वही स्टोर रूम को देखकर उसे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदी थी और वह इतनी गंदी जगह में कभी नहीं रही थी। उसे बहुत ज़्यादा खुजली और इरिटेशन महसूस हो रही थी। वही वह वहाँ पर बैठी ही थी कि तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर वह कन्फ्यूज हो गई। कुछ ही समय में वहाँ पर कई काले धब्बों जैसे दिखने वाले चूहे और कीड़े मकोड़े उसकी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें देखकर बनी के डर के मारे चीख निकल गई। वह उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। मेरे पास मत आओ, वह रोते हुए चिल्लाए, लेकिन चूहे और कीड़े उसकी बॉडी पर चढ़ रहे थे, उसे काट रहे थे।
दर्द और दर्द से बनी जोर जोर से रो रही थी और अपने आप को बचाने के लिए दरवाज़ा पीट रही थी, पर वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सब लोग हैरानी से आंखें फाड़े अरबी को देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी राजकुमारी इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है। इसलिए वह जल्दी ही होश में आते हुए हैरानी से बोले, प्रिंसेस क्या ये सच है? उसकी बात सुनकर अर्बिका ने हाँ में सिर हिला दिया। वही अरबी के हाँ करने से उन लोगों को भी यकीन हो गया, क्योंकि उनकी प्रिंसेस कभी झूठ नहीं बोलती थी। इस समय उन्हें अर्बिका पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस हो रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर लिया। जया जी से बोले, सचमुच अर्बिका बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। उनकी बात सुनकर जया जी बोली, हाँ आखिर बेटी किसकी है? इतना बोलकर वह खुशी से अर्बिका को गले लगा लेती है। वही बाकी सब भी यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वही बानी भी भागते हुए आकर अर्बिका को गले लगाते हुए बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इस समय उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक सुकून भी झलक रहा था। वह इस बात से खुश थी कि अर्बिका को ज़्यादा कुछ नहीं सहना पड़ा, वरना उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता कि उसकी वजह से इतने साल तक बाहर सफ़र करती रही। वही इस समय पूरे रायजादा परिवार की आंखों में गर्व साफ छलक रहा था। ये देखकर अरबी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वही वह लोग अब खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। वही रात बहुत हो गई, इसलिए रायजादा फैमिली ने जिंदल फैमिली और सिंघानिया फैमिली को यहीं पर रुकवा लिया था। वही रात का वक्त था। अभी बानिका और अर्बिका बानिका के रूम में थे। वही बानिका उससे नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट में सवाल पूछे जा रही थी और अर्बिका उसका शांति से जवाब दे रही थी। तभी रूम में कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर दोनों लोग चौंक गए। तभी बानिका बोली, अब इस वक्त कौन होगा? उसकी बात सुनकर अर्बिका की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक था कि इस वक्त कौन आया होगा। इसलिए वह बाकी तरफ देखकर बोली, चलो चल कर देखते हैं। उसकी बात सुनकर बालिका अपना सिर हाँ में हिलाती है और फिर उठकर दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने देखती है तो वह हैरान हो गई, क्योंकि सामने एकांश खड़ा हुआ था। वहीं जब उसने एकांश को देखा तो वह हैरान हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब एकांश ने अपनी स्वीट हॉट को देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। अभी उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि आज वह अपनी स्वीट हॉट के साथ ही सोएगा, उसके साथ वक्त बिताएगा, ढेर सारी बातें करेगा। वही वह अपने ख्याली पुलाव पका ही रहा था कि तभी उसके पुलाव में पानी डालते हुए बानी का भाई और फिर एकांश की तरफ देखकर बोली, हेलो जीजा जी कैसे हो आप? वही अर्बिका की आवाज़ सुनकर हमारे एकांश के सारे ख्याली पुलाव उसी पानी में बह गए और वह हैरानी से उसकी तरफ देखता है, जो कि उसे ही डेविल स्माइल करते हुए देख रही थी। वही उसकी स्माइल देखकर एकांश अंदर ही अंदर खुल गया। तभी एकांश हैरानी से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर अर्बिका उसे ऐसे देखती है जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो और फिर स्माइल के साथ बोली, जीजा जी मैं तो हमेशा से बामी के साथ ही रहती हूँ, उसी के कमरे में सोती हूँ। क्या बा ने आपको ये कभी बताया? नहीं। फिर वह उदास होते हुए बोली, मैं तो बामी के बिना एक ही पल नहीं रह सकती। पता नहीं जब उसकी शादी हो जाएगी तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। और इतना बोलकर वह डेविल स्माइल करते हुए एकांश की तरफ देखने लगी। वही उसकी बात सुनकर एकांश का दिल धक धक करने लगा और वह बामिका की तरफ देखता है, जो कि यह बात सुनकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। तभी वह बामिका की तरफ देखकर बोली, दी आप ऐसा मत बोलिए, मैं और आप कभी भी अलग नहीं होंगे। हम एक काम करेंगे, मेरी शादी के बाद क्यों ना आप सिंघानिया मैंशन रहने चले आना। हम वहाँ पर साथ आए रहेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे, और वहाँ पर तो मोम भी होंगी तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना, है ना एकांश? मैं सच बोल रही हूँ ना? वही बामिका की बात सुनकर एकांश अपने ख्यालों में खो गया। जहाँ पर उसकी शादी हो गई है और सुहागरात के दिन अमिका और बामिका एक ही रूम में सो रहे हैं और उसे अमिका ने लात मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया। ये सोचकर वह एकदम से चिल्लाया नहीं, तो वही उसके इस अजीब रिएक्शन से बामिका चौंक गई और एकांश की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? आप चिल्लाए क्यों? क्या आपको मेरा आइडिया पसंद नहीं आया? तो उसकी बात सुनकर एकांश को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। इसलिए वह ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए बोला, नहीं सॉरी यार, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी वह मन ही मन मुड़ाते हुए बोला, क्या खाकर अच्छा है? अगर यह चुड़ैल हमारे घर पर रहने आ गई तो मैं शादीशुदा होते हुए भी कुंवारा ही मर जाऊंगा। यह मुझे मेरी स्वीट हॉट के पास ही नहीं आने देगी। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो ऐसी सौतन साली मुझे मिली है, सौतन कहीं की। वही यही सब सोच रहा था। तभी अविका बोली, वैसे आप यहाँ पर क्या करने आए जीजा जी? तो उसकी बात सुनकर एकांश बोला, बस ऐसे ही, मैं तो तुम्हें देखने आया था। तो उसकी बात सुनकर अर्बिका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो
आपने हम लोगों को देख लिया ना। और इतना बोलकर वह एकांश के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है, जिससे बेचारे एकांश की नाक दरवाजे से जा गिरती है। तभी वह हाथ से अपनी नाक सहलाते हुए बोला है, भगवान मैंने ऐसे क्या पाप थे जो तूने मुझे ऐसी खतरनाक साली दी है। अरे अगर इतनी ही नफरत थी तो मुझे नरक भेज देते, इतना खतरनाक प्राणी इस धरती पर भेजने की क्या जरूरत थी। और इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है, दरवाजा बंद करते हुए मुंह बनाकर बोली, बूढ़ा कहीं का बड़ा आया मेरी बहन के साथ वक्त बिताएगा, इस बूढ़े को जरा भी शर्म नहीं है, थरकी कहीं का। इस बूढ़े को तो अपनी चार पूरी करने का बस बहाना चाहिए, इसे इसे क्या लगता है यह मेरी बोली भली सीधी साधी बहन को अपनी जाल में फंसा लेगा। अरे मेरे रहते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी एक बॉडीगार्ड उतरता है और उसके पीछे की कार का दरवाजा खोलता है तो उसे कार में से एटीट्यूड से बाहर निकलता है। इस समय उसने कैजुअल कपड़े पहने थे क्योंकि वह किसी का अटेंशन अपने ऊपर नहीं चाहता था। लेकिन उसकी ग्रीक गॉड जैसी पर्सनैलिटी देखकर सारी लड़कियां तो जैसे पागल ही होने वाली थी, क्योंकि किसी ने भी इतना हैंडसम लड़का आज तक कभी नहीं देखा था। वही उसको कैजुअल कपड़ों में देखकर वह सब यही बातें कर रही थी कि क्या ये कॉलेज का नया स्टूडेंट है। वही यह सोचकर लड़कियां खुश हो गई कि अब उन्हें रोज हैंडसम लड़के को देखने को मिलेगा। वही आद्रव सबको इग्नोर करते हुए और आबिका की क्लास की तरफ निकल गया। इस समय वह बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वह अपने छिछोरी के साथ वह भी बिताएगा। आज उसने अर्बिका को पिकअप करने के लिए बहुत ही बड़ा सयानत रचा था। आयांश हमेशा आबिका को लेने के लिए कॉलेज आता था, इसलिए उसने आयांश की एक बहुत ही मीटिंग आज ही अरेंज कर दी, जिससे आयश कॉलेज ना आए। और जेजी और आया तो अपने ऑफिस में बिजी थे, इसलिए आयांश को बहला फुसला कर वह आज अर्बिका को यहाँ लेने के लिए आया था। वही वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह अर्बिका की क्लास की तरफ जा रहा था कि तभी उसे वही जैसे ही वह अर्बिका की क्लास में पहुंचता है, वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि सामने अर्बिका जान खड़ी थी और यश उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में रिंग थी। यश उसके सामने घुटनों के बल बैठा प्यार से उसे निहार रहा था। वही उसके दोस्त उन लोगों को चेक कर रहे थे। वही इस समय क्लास में कोई नहीं था, बस यश, आरिका और उसके दोस्त ही थे। तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही और आबिका को किसी और लड़के के साथ देखकर एंड्रे की आंखें गुस्से से उसका जबड़ा कस गया। वही इस वक्त उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। वही जैसे ही वह सामने देख रहा था, वहां उसके आसपास से बहुत ही खतरनाक और आभा निकल रहा था, जिससे वहां का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा था। वही वह अजीब तरह से यश को देखते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेर रहा था। इस समय वह किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। तभी वह अर्बिका को प्यार से देखते हुए बोला, अर्बिका मैं बहुत दिनों से तुमसे यह बात कहना चाहता था, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती हो। आई लव यू अर्बिका, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वही उसने ये सब बोला ही था, तभी अचानक उसे एक पंच लगता है। वही पंच इतना जोर का था कि यश के होठों के किनारों से खून बहने लगा। वही पंच पड़ने से वह गुस्से में सामने देखता है तो एक पल को तो वह डर जाता है, क्योंकि सामने आद्रव उसे जानलेवा नज़रों से देख रहा था। वही आद्रव को यहाँ पर देखकर अर्बिका हैरान हो गई। तभी आद्रव गुस्से से यश की कॉल पकड़ता है और उसे एक और पंच चक देता है। वही यश और उसके दोस्तों को समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है और ये लड़का उन्हें क्यों मार रहा है, इसलिए वे आकर आद्रव को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आद्रव उन सबको भी मारता है। वही ये देखकर अर्बिका आद्रव को रोकते हुए बोली, रुक जाओ, उन्हें मत मारो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वह सिर्फ मेरे दोस्त है, रुक जाओ, वह मर जाएगा, उसे मत मारो। वही जब आद्रव देखता है कि अर्बिका उसे रोक रही है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह और भी ज़्यादा यश को मारने लगता है। वही अर्बिका उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आदि तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके दिमाग में बस वही शब्द घूम रहे थे। इस समय वह गुस्से से लगभग पागल ही हो गया था। वहीं काफ़ी देर तक शोर और उसके दोस्तों को मारने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है और वह अर्बिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए क्लास से बाहर निकाल जाता है। वही अर्बिका उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और आबिका की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अर्बिका को उस सीट पर गिरा देता है और फिर खुद भी उसके ऊपर आता है और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर देता है और फिर अर्बिका के ऊपर आकर उसके होठों को किस करने लगता है। वही वो किस करते समय कम और उसके होठों को काट ज़्यादा आ रहा था, जैसे वह उस पर अपना हाथ जताना चाहता हो, उसे बताना चाहता हो कि वह सिर्फ उसकी है। वही और वह लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन आदि उसकी नहीं सुनता और उसे अपने आप से और चिपका लेता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह से किस करने लगता है। उसके इस तरह किस करने से रेखा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वह लगातार झटपट आने लगी थी, लेकिन आधुरी पर तो जैसे भूत सवार था। वही उसकी हरकतों से और रेखा की आंखों से आंसू आने लगे। तभी उसके दिमाग में एक तस्वीर छपने लगती है, जिसमें एक गंदा भद्दा सा आदमी 8 साल की लड़की के करीब आ रहा था और उसके साथ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा था। ये याद आते ही अचानक अर्बिका की बॉडी बुरी तरह से कांपने लगी और वह बुरी तरह से पैनिक करने लगी।
एड्रिप जब यह महसूस करता है कि अर्बिका की बॉडी कांप रही है तो उसका गुस्सा जैसे छूमंतर हो जाता है। वह अर्बिका की तरफ देखता है जिसका चेहरा भी डर से पीला पड़ा हुआ था। ये देखकर आद्रव उसे छोड़ देता है। अब उसे अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वही आद्रव के छोड़ने से और अर्बिका से दूर हटते हुए डरते हुए अर्बिका बोली, दूर दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना, दूर हटो मेरे पास मत आना। और इतना कहकर वह बुरी तरह रोने लगी। वही उसे इस तरह से देखकर और डरा हुआ देखकर आद्रव हैरान हो गया। वह अर्बिका के पास आकर उसका हाथ पकड़ने वाला था। ये देखकर अर्बिका ने उसका हाथ छटक दिया और डरते हुए पीछे हटने लगी। वह लगातार कह रही थी कि उसे छोड़ दो, उसे हाथ मत लगाओ। उसका हाथ छटकने से वह पल भर के लिए बिल्कुल जम गया, लेकिन फिर वह फुर्ती से उसके पास जाकर उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। वही अभियात की पकड़ से छूटने के लिए झटपटाती रही। वही आद्रा उसे अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बेबी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ आई एम सॉरी। वही उसके बाल सहलाता रहा। कुछ समय बाद वह झटपटाना बंद कर देती है और उसकी बॉडी बिल्कुल गीली पड़ जाती है। ये देखकर आद्र उसका चेहरा देखकर उसे देखता है तो वह बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर वह उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन घबराते हुए बोला, अभी के अभी हॉस्पिटल ले चलो। उसकी बात सुनकर ड्राइवर कार को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लेता है। वही इस समय अर्बिका आद्र की बाहों में बेजान सी लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। वही उसको इस हालत में देखकर आद्रव की जान निकली जा रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था और अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे उसे हट कर सकता है, लेकिन वह भी क्या करें। उसे किसी और के साथ देखकर उसके अंदर का शैतान जाग गया था। वह अर्बिका से बहुत प्यार करता था और उसको किसी और के साथ देखना उसके लिए मौत के बराबर था, इसलिए उसने गुस्से में ऐसा रिएक्ट कर दिया। वही कुछ समय बाद वह लोग हॉस्पिटल पहुंच गए तो आद्रव जल्दी से अर्बिका को अपनी बाहों में लिए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। वही कुछ समय बाद लिफ्ट से वह हॉस्पिटल वार्ड में आया। वह हॉस्पिटल वार्ड से बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस और शानदार था। वहाँ पर किसी इंसान की ज़रूरत से जुड़ी चीज़ों का हर एक सामान मौजूद था। ये हॉस्पिटल आद्रव का ही था और यह पूरा फ्लो आद्रव और उसकी फैमिली के लिए ही हमेशा बुक रहता था, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वह लोग इसका इस्तेमाल कर सके। वही इस समय उस वार्ड में डॉक्टरों की एक टीम खड़ी हुई थी। वे डॉक्टर दुनिया के बेस्ट डॉक्टरों में से थे। वही जब वे डॉक्टर आदि को किसी लड़की के साथ देखते हैं तो वह लोग हैरान हो जाते हैं कि उनके शैतान बॉस किसी लड़की के साथ है। वही जब आदि ये देखता है कि सब लोगों की नज़रें उसी पर है तो वह उन्हें घूर कर देखने लगता है। इस समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके आसपास से खतरनाक जानलेवा आभा निकल रही थी, जिसे डर के मारे सभी डॉक्टरों ने अपनी नज़रें नीची कर ली। ये देखकर आद्रा उन लोगों को एक नज़र घूरता है और फिर अर्बिका को हॉस्पिटल बेड पर ले जाकर आराम से लिटा देता है। वही इस समय आदि अर्बिका को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वह कोई कांच की गुड़िया हो। ये सब देखकर डॉक्टरों की तो हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि उनका ये जीता जागता शैतान किसी लड़की के लिए इतना सॉफ्ट भी हो सकता है। तभी याद रखते हुए वह सब डॉक्टरों को घूरते हुए अपनी ठंडी खतरनाक आवाज़ में बोला, अभी के अभी मेरी वाइफी का चेकअप करो और बताओ कि इसे क्या हुआ है, यह अचानक बेहोश क्यों हुई। वही आद्रव के मुंह से अर्बिका के लिए एक वाइफ सुनकर सभी डॉक्टरों के ऊपर तो मानो 440 वो की बिजली ही गिर गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका ये बॉस जो लड़कियों के आसपास भी नहीं भटकता था और अगर कोई भी लड़की उसके पास आकर उसे छू भी ले तो वह उसे सीधा स्वर्ग के दर्शन करा देता था। उस शैतान बॉस ने शादी कर ली। तभी उनकी नज़र हॉस्पिटल बेड पर लेटी अर्बिका पर पड़ती है। उनकी नज़र अर्बिका के ऊपर ही ठहर जाती है और वे तक उसे देखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। अभी वह बेहोश थी, लेकिन इस वक्त भी वह स्वर्ग से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही डॉक्टरों की नज़र अर्बिका के मासूम से चेहरे पर पड़ती है, उनके मन में उसके लिए दया आने लगती है। कहा, बेचारी मासूम सी राजकुमारी जैसी लड़की इस शैतान के चंगुल में फंस गई। पता नहीं कैसे झेलेगी यह मासूम सी लड़की इस शैतान को। उन्हें अर्बिका पर तरस आ रहा था, लेकिन अब उन्हें कौन बताएं कि उन्हें अर्बिका पर नहीं बल्कि अपने बॉस पर तरस खाना चाहिए। वही जब आदि देखता है कि सबकी नज़र अर्बिका पर ही है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह अपनी ठंडी आवाज़ में बोलता है, लगता है तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है जो तुम लोग मेरी वाइफ को इस तरह देख रहे हो। वही उसकी बात सुनकर डॉक्टर डर के मारे जल्दी से अपना सर झुका लेते हैं और अपनी नज़रें हटा लेते हैं और चुपचाप उसका इलाज करने लगते हैं। वही यह सब आद्र भी वही खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और अर्बिका के लिए फिक्र साफ छलक रही थी। वही डॉक्टर जैसे जैसे अर्बिका का चेकअप करते जा रहे थे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे। ये देखकर आद्रव को और भी ज़्यादा अर्बिका की फिक्र होने लगी। वही काफ़ी देर तक जब डॉक्टर कुछ नहीं बोलते तो आद्रव से सब्र नहीं होता और वह डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम लोग ऐसे शांत क्यों हो? बताओ क्या हुआ मेरी वाइफ को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और वह बेहोश क्यों हुई थी?
वही इस समय आद्र का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे इस समय बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये सोच उसका ही उसकी जान निकली जा रही थी कि अगर अर्बिका को कुछ हो गया तो वह क्या करेगा, उसके बिना कैसे जिएगा। वह उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। बी डॉक्टर उसकी बात सुनकर डरते हुए बोले, बॉस, लगता है लेडी बॉस को पैनिक अटैक आए थे। डॉक्टर की बात सुनकर आद्र का दिल थक से रह गया। उसकी अर्बिका को पैनिक अटैक आया? क्या यह उसकी वजह से हुआ? क्या उसके इस तरह के व्यवहार से उसकी बीवी इतनी डर गई? ये सोचकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर किसी ने भारी बोझ रख दिया हो। तभी डॉक्टर की आवाज़ आई, सर हमें लगता है कि लेडी बॉस को ये पैनिक अटैक बहुत पहले से ही आ रहे हैं और शायद आज किसी चीज़ की वजह से इन्हें फिर से अटैक आ गया है। आप फिक्र मत कीजिए, हमने इन्हें मेडिसिन दे दी है, इन्हें 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। वही उनकी बात सुनकर आदि अपना सिर हिला देता है और उन्हें उंगलियों के इशारे से जाने को कहता है। उसका इशारा समझकर डॉक्टर उसके वार्ड से बाहर निकल गए। वही उनके जाने के बाद आदि धीमी कदमों से चलते हुए अर्बिका के पास आता है और बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ जाता है। वह उसके मुरझाए चेहरे को देखता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। उसके बालों को सहलाते हुए वह धीमी लेकिन भारी आवाज में बोलता है, अपने इस हंसे और स्ट्रांग चेहरे के पीछे पता नहीं कितने दर्द छुपे हुए हैं, लेकिन तुम फिक्र मत